चलिए, चैप्टर का नाम ले रहे हैं बेटा वैल्यूएशन अरे रेड पेन भी गायब है, यहाँ से उठा लिया किसी ने। एंड जीएसटी। माइक को म्यूट करना था। वैल्यूएशन एंड जीएसटी एक ही सेक्शन पढ़नी है बेटा बस। सेक्शन 15 ऑफ कौन सा एक्ट? सीजीएसटी। रेड विद रूल्स, सीजीएसटी रूल्स 27 से 35। जो पढ़ रखा है पहले। सर आपकी बुक ही देखिए। 27 टू रूल 35 ऑफ सीजीएसटी रूल 2017। बात करें जीएसटी लाइबिलिटी किसके बराबर होती है। जीएसटी लाइबिलिटी निकलते कैसे है भाई? वैल्यू ऑफ सप्लाई लो, सप्लाई में बी ऑफ गुड्स, सप्लाई में बी ऑफ सर्विस, मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ जीएसटी। तो रेट तो अपने को पता है 5, 12, 18, 28। रेट में तो कोई इशू है ही नहीं। 5, 12, 18, 28 चैप्टर पढ़ रहे हैं। वैल्यू के क्या वैल्यू हो जिसके ऊपर अपने को जीएसटी पे करना पड़े? क्या वैल्यू हो जिसके ऊपर हम जीएसटी पे करें? सप्लाई लिखा है, सप्लाई में बी ऑफ गुड्स, सप्लाई में बी ऑफ सर्विस। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे, तेजी से आंसर दो और फिर लिखते रहना। गुड्स की वैल्यूएशन का तरीका अलग, सर्विस की वैल्यूएशन का तरीका अलग, या दोनों की वैल्यूएशन के सेम प्रिंसिपल होंगे? सेक्शन एक ही है बस 15। और लो आपके सामने लिखा है वैल्यू ऑफ सप्लाई इनटू रेट ऑफ जीएसटी इज द जीएसटी लायबिलिटी, जो कि पे होती है अगले महीने की 20 तारीख तक। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे, क्या गुड्स की वैल्यूएशन के प्रिंसिपल अलग, सर्विस की वैल्यूएशन के प्रिंसिपल अलग, या दोनों सेम सेक्शन 15 से गवर्न होंगे? आंसर इज गवर्न बाय सेक्शन 15 ओनली। सेम प्रिंसिपल है, जो गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल है एग्जैक्ट सेम किसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे बेटा? सर्विसेज के ऊपर एप्लीकेबल होंगे। लिखते रहो आप, इंपोर्टेंट नोट। सेक्शन 15 कवर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो वैल्यूएशन के प्रिंसिपल गुड्स के ऊपर है सेम प्रिंसिपल सर्विसेज के ऊपर है। ये सेक्शन कौन से एक्ट की है? सीजीएसटी एक्ट की। तो किसी ज्ञानवान पुरुष ने पूछा सर फिर स्टेट की वैल्यूएशन कैसे हो, आईजीएसटी की वैल्यूएशन कैसे हो, यूटीजीएसटी की वैल्यूएशन कैसे हो? ये तो सेक्शन 15 की है। सेक्शन 15 तो वैल्यूएशन करेगी हाउ टू कंप्यूट सीजीएसटी। 15 तो सीजीएसटी एक्ट की है ना बेटा। तो क्या आईजीएसटी की सेक्शन अलग है, यूटीजीएसटी की सेक्शन अलग है, या सेक्शन 15 जो वैल्यूएशन निकालती है वही सीजीएसटी, यूजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी सबके ऊपर वही एप्लीकेबल होगी? सबके ऊपर सेम ही होगा सर। तो सबके ऊपर क्या होगी बेटा? आपकी वही एप्लीकेबल होगी। तो पॉइंट नंबर 1, सेक्शन 15 कवर बोथ गुड्स और सर्विसेज। पॉइंट नंबर 2, सेक्शन 15 कवर वैल्यूएशन रिगार्डिंग सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, क्या बच गया? आईजीएसटी, और एक अभी पढ़ाया नहीं आपको, कंपनसेटरी सेस। कितनी बड़ी सेक्शन होगी बेटा, ये सब कुछ कवर कर रही है। ये गुड्स को भी कवर कर रही है, सर्विसेज को भी कवर कर रही है। हर टाइप के टैक्स की जो भी वैल्यूएशन होगी वो आपकी सेक्शन 15 से ही गवर्न होगी। किसी भी टाइप की वैल्यू हो बेटा सेक्शन 15 से ही गवर्न होगी। एक तो सप्लाई होती है डोमेस्टिक, एक सप्लाई होती है इंटरनेशनल। डोमेस्टिक तो इंडिया की इंडिया में सप्लाई हो गई, एक इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी तो हो सकता है। जी सर। किस टाइप की वैल्यूएशन कर रहा है सेक्शन 15? डोमेस्टिक की करता है, इंटरनेशनल की करता है, या दोनों की? दोनों। तेजी से बेटा, हाँ या ना करो। दोनों भी। सेक्शन 15 कवर ऑल टाइप ऑफ सप्लाई। It may be domestic, it may be international. इस पे थोड़ा सा एम्फेसिस लेना चाहूंगा। डोमेस्टिक चाहे गुड्स का हो चाहे सर्विसेज का हो,
ऑलवेज सेक्शन 15। डोमेस्टिक चाहे गुड्स का हो चाहे आपका सर्विस का हो, ऑलवेज सेक्शन 15। इंटरनेशनल में गुड्स अलग करो, सर्विसेज अलग करो। सर्विसेज के ऊपर तो लगेगी सेक्शन 15, सर्विसेज के ऊपर जो लगेगी क्या लगेगी, सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। ये बार बार बोलना ना पड़े मुझे। वाइल गुड्स के ऊपर किसी को याद आ रहा हो, चार्जिंग सेक्शन पड़ी थी, गवर्न बाय कस्टम। इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाएगा ना, इंटरनेशनल का मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इसकी वैल्यूएशन कस्टम से होती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इसकी वैल्यूएशन कस्टम से होती है। सेक्शन 14 ऑफ कस्टम एक्ट 1962। कस्टम में पढ़ने लायक एक चैप्टर है, सबसे बढ़िया चैप्टर जो है वो वैल्यूएशन। तो इसको मैक्रो लेवल से याद रखना। डोमेस्टिक तो चाहे गुड्स की सप्लाई हो चाहे सर्विसेज की सप्लाई हो, ऑलवेज गवर्न बाय सेक्शन 15। इंटरनेशनल में गुड्स अलग कर लो, सर्विसेज अलग कर लो। सर्विसेज के ऊपर कस्टम एक्ट लगता ही नहीं है, कस्टम लगता ही खाली गुड्स के ऊपर है। तो सर्विसेज तो किससे गवर्न हो जाएगी, सेक्शन 15 से गवर्न हो जाएगी, सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी। वाइल गुड्स की अगर बात करें, गुड्स याद करें बेटा, सेक्शन 5 था आईजीएसटी एक्ट का चार्जिंग सेक्शन, उसके प्रोविजो में लिखा था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो गवर्न होगा वो कस्टम एक्ट से क्या होगा साहब, गवर्न होगा। तो वैल्यू भी कहां पर निकलेगी, कस्टम एक्ट में क्या निकलेगी, इसकी वैल्यू निकलेगी। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब जब भी इंटरनेशनल आए, इसका मतलब इसकी बात चल रही होगी वैल्यूएशन में, जी यस सर। सर। है ना। अब जब भी कभी इंटरनेशनल है तो इसके लिए अपने को क्या चाहिए, एक्सचेंज रेट। भाई बिलिंग हो सकता है डॉलर में हो, बिलिंग हो सकता है पाउंड में हो। यस यस सर। सर। तो जब भी कभी आपका साहब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आएंगी, वहां पर एक्सचेंज रेट की बात चलेगी। एक्सचेंज रेट की बात चलेगी तो मैं खत्म कर देता हूं, रूल 34 लगे हाथ। 27 से लेके 35 तक है ना। यस सर। तो उसमें रूल 34 जो है वो एक्सचेंज को डील करता है। जो डोमेस्टिक के केस में पड़ेगी या इंटरनेशनल के केस में? इंटरनेशनल। इंटरनेशनल में मैं दोनों लिखता हूं, गुड्स भी होंगी सर्विस भी होंगी। गुड्स किससे गवर्न हो रही है, गुड्स कस्टम। किससे गवर्न हो रही है, कस्टम। कस्टम से। यहाँ पर एक्सचेंज रेट जो लेते हैं ना बेटा, वो लेते हैं सीबीआईसी का, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, अंडर सेक्शन 14 ऑफ कस्टम। और गुड्स में जहां जहां यूज करने पड़ जाएंगे, सर्टेन केसेस में गुड्स के ऊपर कस्टम भी लगेगा और गुड्स के ऊपर बेटा आपका आईजीएसटी भी लगेगा। पढ़ाऊंगा वो। कुछ केसेस ऐसे भी हो जाते हैं जहां कस्टम एक्ट भी लग जाता है और जीएसटी के प्रोविजन भी लगते हैं, तो वहां पर भी जो एक्सचेंज रेट लेंगे किसका लेंगे, वो सीबीआईसी का। ठीक, तो लिख देता हूं सेम एप्लीकेबल इन केस ऑफ जीएसटी ऑल्सो। यस सर। वाइल सर्विसेज के केस में एक्सचेंज रेट गैप का नाम सुना है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, याद रखना। गुड्स के केस में सीबीआईसी अंडर सेक्शन 14 ऑफ कस्टम। सर्विसेज के केस में लेते हैं गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सर सीबीआईसी का फुल इसका क्या मतलब होता है गैप? दोबारा बोलो बेटा, क्या कह रहे हो? सीबीआईसी का फुल फॉर्म क्या बोला आपने? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। अच्छा, सीबीआईसी पता ही नहीं अभी तक? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। ओके सर। पहले सीबीईसी होता था ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड यस सर, कस्टम। यस सर। अब उसका नाम चेंज हुआ है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। और गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल,
जिस दिन आप बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे होगे उस दिन क्या रेट है। ओके सर। गैप का मतलब ये होता है, ये गैप का मतलब कहीं आप ढूंढने लग जाइए कहाँ डेढ़ के इसका रेट है। ओके जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर रहे होगे, इनवाइस चढ़ा रहे होगे, ओके सर। उस दिन का रेट निकाल लो। क्लियर? यस सर। चलिए जी, इसमें एक चीज और ले लेता हूं सर। रेट तो समझ में आ गया, गैप का लेंगे, कौन से दिन का लें? ये तो डेली बेस पे कम ज्यादा होता है। यस सर। आज $1 इज इक्वल टू 72, कल 73, अगले दिन 74। किस दिन का होना चाहिए? कोशिश करें। तो जिस दिन दिक्कत समझ में आ रही है? कहीं भागम भाग ना हो जाए बेटा। जिस इनवॉइस दिन सर इनवॉइस जनरेट होगा। जिस दिन टाइम ऑफ सप्लाई आएगा, एक चैप्टर है ये पूरा, ओके सर। हिंदी में लिख लेना, जिस दिन टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। रेफर चैप्टर टाइम ऑफ सप्लाई, रिवीजन के टाइम काम आएगा। टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब ये होता है कि लायबिलिटी किस दिन अराइज हो। जैसे अभी तक तो आपने पढ़ लिया हाउ टू कंप्यूट जीएसटी, पे कब करते हैं, अगले महीने की 20 तारीख। ये लायबिलिटी अराइज कब होती है? जब मैंने बैच स्टार्ट किया तब, जब बैच खत्म होगा तब, बीच बीच में फीस आ रही है तब, कब लायबिलिटी अराइज होती है? वो चैप्टर आएगा टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है? यस सर। यस सर। क्या जीरो रेटेड की वैल्यूएशन होगी? सर नहीं होनी चाहिए। नो। पर वैल्यूएशन तो होगी। वैल्यूएशन होगी सर। जीरो रेटेड सप्लाई जो एक्सपोर्ट के केस में बताया था, हाँ सर होगी होगी वैल्यूएशन क्या तो जीरो होगी। रेटेड की वैल्यूएशन होगी? यस सर। एग्जम्प्टेड की वैल्यूएशन होगी? नहीं एग्जाम्प्टेड की नहीं होगी सर। ब्रांच ने हेड ऑफिस को ट्रांसफर कर दिया दूसरे स्टेट में फ्री ऑफ कॉस्ट, वैल्यूएशन होगी? होनी चाहिए सर। तेजी से हाँ या ना करो, बस मेरे क्वेश्चन समझते रहो, हाँ या ना करो, और समझने के बाद हाँ या ना, नहीं रैंडमली बोलते रहो। सर जीरो रेटेड सप्लाई एक्सपोर्ट हो रहा है, वैल्यूएशन करें या ना करें? आउटपुट के ऊपर टैक्स तो है नहीं। हेड ऑफिस की बेटा दिल्ली में, ब्रांच उसकी गुड़गांव में, दूसरा स्टेट है, ब्रांच ट्रांसफर कर दिया, वैल्यूएशन हो या ना हो? फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफर करा है। होगी सर, वैल्यूएशन होगी। लिख लो, वैल्यूएशन इज मैंडेटरी इन ऑल केसेस। वैल्यूएशन इज मैंडेटरी इन ऑल केसेस। केस ऑफ एग्जाम्पशन आल्सो। यस यस यस, कुछ भी हो। वैल्यूएशन इज मैंडेटरी इन ऑल केसेस। जीरो रेटेड है उसके केस में भी आपकी क्या होगी बेटा? वैल्यूएशन होगी। व्हाट अबाउट सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन? होगी सर। यस सर। कंसिडरेशन नहीं है पर सप्लाई है। कई केस पढ़ाऊंगा ऐसे, एक तो अभी पढ़ा दिया ब्रांच ट्रांसफर। हाँ जी सर। वैल्यूएशन इज मैंडेटरी। ये बेसिक प्रिंसिपल है, स्टार्ट करने से पहले जो अपने को इस चैप्टर में पता रहना चाहिए। पहला बेटा आपका एक बार तेजी से रिवाइज कर लेते हैं। आपका साहब जीएसटी लायबिलिटी बराबर होती है वैल्यू ऑफ सप्लाई इनटू रेट ऑफ जीएसटी। रेट तो अपने को पता है 5, 12, 18, 28। अब हम निकाल रहे हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। सप्लाई में बी ऑफ गुड, सप्लाई में बी ऑफ सर्विस। हम ये ड्यूरेशन ये पढ़ रहे हैं बेटा, अगले जितने भी लेक्चर लगेंगे इसके ऊपर। ठीक, पहला तो सेक्शन 15 ये गुड्स को भी कवर करती है, सर्विस को भी कवर करती है। सेक्शन 15 ऑल्दो है सीजीएसटी एक्ट की एप्लीकेबल सबके ऊपर है। वैल्यूएशन के प्रिंसिपल सबके ऊपर इक्वली क्या होंगे? एप्लीकेबल होंगे। सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, कंपनसेटरी सेस, ये हर टाइप की सप्लाई को कवर करती है, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो। डोमेस्टिक तो हमेशा सेक्शन 15 से गवर्न होगी। इंटरनेशनल गुड्स के केस में कस्टम के दायरे में आती हैं, सर्विसेज सेक्शन 15 के दायरे में आती हैं। और जब जब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होंगी अपने को बेटा एक्सचेंज रेट चाहिए। गुड्स के केस में एक्सचेंज रेट हमेशा सीबीआईसी का कंसीडर होगा। वैल्यू सर्विसेज के केस में एक्सचेंज रेट गैप का क्या होगा बेटा? कंसीडर होगा। गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। रेट इसका लेंगे दिन, जिस दिन टाइम ऑफ सप्लाई आया, जिस दिन टाइम ऑफ सप्लाई आया। ठीक, वैल्यूएशन इज मैंडेटरी इन ऑल केसेस, इवन सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, इसकी भी क्या होगी बेटा? आपकी वैल्यूएशन होगी। सर ये गैप में एक्सचेंज रेट देते हैं या फिर मतलब उस दिन को लेते हैं? एक्सचेंज रेट रेट किस दिन का? जिस दिन टाइम ऑफ सप्लाई आया। तो रेट तो सर आरबीआई या सीबीआईसी वो करेगा ना सर? बेटा नेट से ले लो ना, जो डाल दो $1 अच्छा, जो आ जाए वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर दो। ठीक है सर, ओके। नहीं तो रेट भी तो अलग अलग बैंक के अलग अलग चल रहे होते हैं ना। हाँ वो जब तो आरबीआई। उन्होंने गैप नाम दे दिया। ठीक है सर। जर्नली एक्सेप्टेड, किसको एक्सेप्ट करोगे? हमने तो जी उस दिन नेट पे देख लिया था।
$1 इज इक्वल टू, जी सर, जी यस सर। सर। ठीक है ना। आज टाइम ऑफ सप्लाई आ गया, जो भी डेट है 12 अप्रैल का आपने डाल दिया $1 इज इक्वल टू लेटर से 78 निकल के आ गया, आपने वो रिकॉर्ड कर दिया, हो गया वो गैप। ठीक है। सर प्लीज। सर ये जो वैल्यूएशन होता है वो एग्जेम्प्टेड, जीरो रेटेड एंड सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, ऑल थ्री का होता है वैल्यूएशन। हाँ जी, क्वेरी क्या है मैं समझ ही नहीं पाया, या कंफर्म कर रहे थे? एग्जेम्प्टेड में था थी, इसलिए तो मैं पूछ रही थी, डाउट कंफर्म था। कर रहे थे। चलो 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 ठीक है, आगे बोलो। शैल आई मूव ऑन? यस सर। चलो जी स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 15 केवल एक ही सेक्शन है। सेक्शन 15 ना बेटा दो रास्ते दिखाती है। एक निकलता है रास्ता 15(1) की तरफ, एक निकलता है रास्ता 15(4) की तरफ। पहले हम कहां पर जाते हैं बेटा? 15(1) में। 15(1) में कुछ कंडीशन दे रखी है, वो सेटिस्फाइड हो गई तो वैल्यूएशन 15(1) में कर दो। कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं हो पाई, कहां चले जाओ बेटा? 15(4) में। पहले कहां जाएंगे? 15(1). क्राइटेरिया दिमाग में सेट करो। 15(1) में दो कंडीशन दी, अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर टैक्स लगा दो। दो कंडीशन दी, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर टैक्स लगा दो। दोनों में से एक भी कंडीशन मिस हो गई, दोनों कंडीशन मिस हो गई, वैल्यूएशन चली जाएगी बेटा 15(4) में। और 15(4) बोलता है वैल्यूएशन होगी इन सच अ मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब। और पूरे जीएसटी में प्रिस्क्राइब का मतलब क्या है? प्रिस्क्राइब बाय रूल्स। कौन से रूल्स है हमारे पास? 27 से लेके 35। क्राइटेरिया दिमाग में सेट हो रहा है? यस सर। 15(1) में जाएंगे। 15(1) बोलता है दो कंडीशन में, कंडीशन ही बोलता हूं, बायर और सेलर रिलेटेड नहीं होने चाहिए और प्राइस सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। एक बार सुनने पे ध्यान दो बेटा, बायर और सेलर रिलेटेड नहीं होने चाहिए, प्राइस सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर बेटा हम क्या लगाएंगे? जीएसटी लगाएंगे। दोनों में से एक भी पॉइंट मिस हुआ, दोनों पॉइंट मिस हुए, वैल्यूएशन कहां पर चली जाएगी बेटा? 15(4). 15(4) कुछ नहीं बोलता, वो तो बोलता है वैल्यूएशन होगी इन सच अ मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब का मतलब क्या होता है? प्रिस्क्राइब बाय रूल्स। कौन से रूल बना रखे हैं बेटा? रूल 27 से लेके रूल 35। तो पहले 15(1) को वाइंड अप करते हैं ना कंप्लीटली, करें? जी सर। 15(1) क्या बोलता है? वेयर बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड, छोटा करके लिख दूं, अनरिलेटेड पार्टी होनी चाहिए। हाँ करो। जी सर। यस सर। बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड। एंड नंबर 2 एंड है वेयर प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, SOLE। क्या मतलब है सब समझाऊंगा। देन कौन सी वैल्यू पे टैक्स लगेगा? असेसेबल वैल्यू क्या होगी? असेसेबल वैल्यू का मतलब जिस वैल्यू पे टैक्स लगे, कौन सी वैल्यू होगी वो? ट्रांजैक्शन वैल्यू। टीवी। सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट, ट्रांजैक्शन वैल्यू में कुछ एडजस्टमेंट करेंगे? गिवन इन सबसेक्शन 2 एंड 3। क्राइटेरिया पहले दिमाग में सेट करना, कंडीशन तो बात की बात होती है। पहली कंडीशन बोलो, बायर और सेलर एक तो रिलेटेड नहीं होने चाहिए। दूसरा, प्राइस मस्ट बी द सोल कंसिडरेशन। देन असेसेबल वैल्यू शैल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर टैक्स लगाएंगे, पर इसमें सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 की क्या करेंगे? एडजस्टमेंट। सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 की एडजस्टमेंट। सबसेक्शन 2 में 5 एडजस्टमेंट है, सबसेक्शन 3 में केवल 1 एडजस्टमेंट है। ये एडजस्टमेंट किसमें कर रहे हैं हम? ट्रांजैक्शन वैल्यू में। क्या होती है ट्रांजैक्शन वैल्यू? वो वैल्यू जिसके ऊपर हमें टैक्स देना है। सर डेफिनेशन क्या है? पढ़ाऊंगा, अभी तो क्राइटेरिया दिमाग में सेट हो जाए ना। चलो बोलो मेरे साथ साथ मन मन में। 15(1) क्या बोलता है? 15(1) बोलता है बायर और सेलर अगर रिलेटेड नहीं है, प्राइस अगर सोल कंसिडरेशन है, ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू मान लो, पर उसमें सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 की क्या कर लेना? एडजस्टमेंट कर लेना। सबसेक्शन 2 में कितनी एडजस्टमेंट है? 5।
सबसेक्शन 3 में कितनी एडजस्टमेंट है? 3। ये एडजस्टमेंट कर लेना, तब असेसेबल वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? ट्रांजैक्शन वैल्यू। और अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन मिस होगी तो कहां जाऊं? 15(4). तो 15(4) की लैंग्वेज क्या बनेगी? इफ एनी कंडीशन ऑफ 15(1) इज नॉट सेटिस्फाइड, इफ any condition of section 15(1) is not satisfied, तो क्या होगा बेटा? तो क्या होगा? सेक्शन 15(4) लग जाएगी। वैल्यूएशन 15(4) तो लगी रही है, रूल्स लिख रहा हूं। देन वैल्यूएशन शैल बी मेड के अकॉर्डिंग होगी सर। मम्मी से पूछो। इन सच अ मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। एज मे बी प्रिस्क्राइब। पूरे जीएसटी में प्रिस्क्राइब का मतलब क्या है? प्रिस्क्राइब अंडर रूल 27 to 34। प्रिस्क्राइब बाय रूल्स। कौन से रूल हैं बेटा? 27 से अरे 27 से 35 कंपनीज एक्ट के, किसके? जी सीजीएसटी। सीजीएसटी के ना, पूरा बोलो भाई। थोड़ा सा ऊपर करना सर। तो 15(4) क्या बोलती है? 15(4) कुछ नहीं बोलती है। इफ एनी कंडीशन ऑफ सेक्शन 15(1) इज नॉट सेटिस्फाइड, वैल्यूएशन शैल बी मेड इन सच अ मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। वैल्यूएशन आपकी होगी इन सच अ मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब का मतलब पूरे जीएसटी में है प्रिस्क्राइब बाय रूल्स। तो इससे पहले मैं आगे चलूं, क्राइटेरिया दिमाग में सेट करता हूं। लास्ट टाइम सर 15 के 2 रास्ते निकलते हैं, एक 15(1) की तरफ जाता है, एक 15(4) की तरफ जाता है। पहले जाया जाता है 15(1) में। 15(1) ने 2 कंडीशन दी, अनरिलेटेड पार्टी होनी चाहिए, बायर और सेलर रिलेटेड नहीं होने चाहिए, एंड नंबर 2 प्राइस सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। तो असेसेबल वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब समझ लो इनवाइस वैल्यू, आपके एक ही झटके में समझ में आ जाएगा। वो वैल्यू जो इनवाइस पे नजर आती है, ठीक है ना? वो वैल्यू जो इनवाइस पे नजर आती है, पर उसमें एडजस्टमेंट करेंगे किसकी? सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 की। एडजस्टमेंट करेंगे सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 की। अगर इनमें से कोई एक भी पॉइंट मिस हो गया, देन इन दैट केस, इस केस में आपका क्या हो जाएगा साहब? 15(4) बोलता है वैल्यूएशन करो इन सच अ मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब बाय रूल, रूल 27 से लेके रूल 35। आई होप यू आर गेटिंग द इशू। यस सर। यस सर। तो अगर मैं सेक्शन को पिरोऊं, 15(1) में आपकी कंडीशंस दे रखी है, बायर और सेलर अनरिलेटेड होना चाहिए, प्राइस सोल कंसिडरेशन। हाँ जी सर। 15(2) में 5 एडजस्टमेंट है, 15(3) में 1 एडजस्टमेंट है डिस्काउंट की, 15(4) में आपका बेटा इन सच अ मैनर एज में भी प्रिस्क्राइब। यस सर। इससे पहले ये स्टार्ट करूं, एक सेक्शन हो रहा है 15(5), एक बार वो भी लिख दूं यस यस सर। सर। ताकि सारा क्राइटेरिया दिमाग में सेट हो जाए। 15(5) है डीम्ड वैल्यू। हेडिंग से नाम बताओ क्या मतलब होगा? मान लिया जाएगा। मान ली जाएगी जो वैल्यू होगी। 15(5) में गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो सर्टेन सप्लाई की वैल्यू डीम्ड कर ले। मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं देखेंगे उसमें, उसमें सर्टेन बेटा सप्लाईज की वैल्यू क्या कर ले साहब? वो डीम्ड कर ले। तो सेक्शन 15(5) empower the government to prescribe value of certain supplies which is not transaction value. इन सच केस, इन केसेस में क्या लेते हैं? डीम्ड वैल्यू शैल बी कंसीडर्ड। इन सच केस डीम्ड वैल्यू शैल बी कंसीडर्ड। मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, सेक्शन 15(5) empower the government to prescribe value which is not transaction value, to prescribe value of certain supply which is not transaction value. In such case deemed value shall be considered. आज तक बेटा केवल 2 सप्लाई आई हैं 15(5) में,
डिटेल में लूंगा, अभी लिख के छोड़ देना। पहला कंस्ट्रक्शन सर्विस, ये अंसल डीएलएफ जो फ्लैट बेचते हैं, हाँ करो, जी सर। ठीक। दूसरा ओशियन फ्रेट, ओशियन फ्रेट सर ये कौन सी सर्विस है? कंस्ट्रक्शन सर्विस, सेल ऑफ फ्लैट। ओके सर। इसमें लिखवा दूं मैं कितनी वैल्यू है? लिखवा दीजिए सर, एक टू साथ थर्ड समझ ऑफ लीजिए। सेल प्राइस, खत्म हो गया। फ्लैट बेचा उसने 3 करोड़ का, फ्लैट बेचा उसने 3 करोड़ का, जीएसटी 3 करोड़ पे नहीं लगेगी। 3 करोड़ का 2/3, ऐसा क्यों 3 सर? करोड़ का 2/3 कितना हो गया? 2 करोड़। यस हाँ सर। जी सर, ये बोल दो ना 1/3 की रिलैक्सेशन है, कैसे मर्जी बोल दो यार, समझ में आना चाहिए। ठीक है सर। 2/3 वैल्यू, सेल प्राइस के 2/3 के ऊपर हम क्या लगाएंगे? जीएसटी लगाएंगे। 1/3 छोड़ दिया। ओशियन फ्रेट, इसके ऊपर तो झगड़े बताऊंगा, गुजरात हाईकोर्ट ने स्टे भी कर रखा है इसको तो। सो लास्ट वर्ड क्या लिखा है कि इन सच के डीम्ड वैल्यू शैल बी कंसीडर्ड। कंसीडर। ओशियन फ्रेट के केस में 10% ऑफ सीआईएफ। तो चैप्टर जब मैं वाइंड अप कर दूंगा ना बेटा, 15(1), 15(2), 15(3), 15(4) और वो रूल्स, उसके बाद में 15(5) याद दिलाना मुझे, दोबारा ले लूंगा इनको मैं। अभी तो मैंने लिखवा दिया कि कल को जब रिवाइज करोगे तो रिवाइज के टाइम तो इकट्ठा ही रिवाइज हो जाए ना। ओके सर। जी सर। तो पढ़ने का पैटर्न क्या होगा, अपनी आगे क्लासेस की मूवमेंट क्या होगी, जो भी मैं पढ़ाऊंगा। फाइनली अब चैप्टर स्टार्ट होगा ना, अभी तक तो इंट्रोडक्शन चल रहा था। तो पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा 15(1), ये दोनों कंडीशन। यस सर। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होती है। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा ये एडजस्टमेंट क्या क्या करनी है जी। फिर 15, 1, 2, 3 में बोल दूंगा, कंप्लीटली वाइंड अप हो गई जब ये सारा पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? 15(4) 15(4) तो कुछ है ही नहीं, रेड विद रूल्स। 27 से 35 ये डिटेल में, और सबसे आखिरी में कहानी ले लेंगे बेटा ये वाली, डीम्ड वैल्यू। ओके सर। 15(5). 15(5) सेक्शन वाइज चलेंगे ना, आपको याद रहेगा कि कहाँ चल रहे हैं हम। ओके। एक रूल मैं आपको वाइंड अप करा चुका हूँ, कौन सा? एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज। एक्सचेंज। रूल 34। उसके केस में लेंगे सीबीआईसी का, सर्विसेज के केस में लेंगे गैप का। करें स्टार्ट। जी सबसे सर। पहली कंडीशन थी 15(1) की, एनालिसिस ऑफ सेक्शन 15(1). क्या वर्ड यूज हुआ? क्या वर्ड यूज हुआ था? रिलेटेड पार्टी था। बायर एंड सेलर should not be related. रिलेटेड पर्सन को एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 में ही डिफाइन कर रखा है, और याद करना है मैं सेलर हूं बेटा पूरे चैप्टर में, आप बायर हैं, क्योंकि वैल्यूएशन मेरी चल रही होगी ना सेलर की। मैं सेलर हूं, आप बायर हैं पूरे चैप्टर में, तो एक तो वैल्यूएशन चलती किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? ये सेलर, क्योंकि जीएसटी लायबिलिटी तो उसी की आनी है ना। यस सर। ठीक है, तो मैं सेलर हूं, तो आप और मैं कब कब रिलेटिव माने जाएं? जीएसटी में आप और मैं कब कब रिलेटेड माने जाएं? लिखें, कहां पर डिफाइन है ये? 15(1). एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 में। पार्टी रिलेटेड कब कब होंगी? नंबर 1, अगर आप और मैं एक दूसरे के बिजनेस में ऑफिसर और डायरेक्टर हैं। अगर आप और मैं एक दूसरे के बिजनेस में क्या है बेटा? ऑफिसर और डायरेक्टर। इफ सच पर्सन का मतलब बायर और सेलर, ठीक है ना। इफ सच पर्सन आर ऑफिसर और डायरेक्टर in one another business, एक दूसरे के बिजनेस में हम ऑफिसर डायरेक्टर हैं। नंबर 2, इफ दे आर का मतलब बायर और सेलर, लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर।
क्या होता है लीगली रिकग्नाइज? LLP। जहाँ प्रॉपर डीड बना रखी है। एक तो अनऑफिशियल पार्टनर होते हैं ना। यस सर। अरे मेरे क्लाइंट का पेपर का बिजनेस है, बिजनेस बहुत बढ़िया है, उसको बार बार इंपोर्ट करना पड़ता है, उसको बार बार जीएसटी में कंसल्टेंसी चाहिए होती है, इनकम टैक्स में। तो उसने बोल दिया जैन साहब आप ही पार्टनर बन जाओ। अब मैं पार्टनर बनूं कैसे? मैंने सीओपी ले रखा है, पता है ना, कुछ भी नहीं कर सकता मैं। हाँ जी। प्रैक्टिस और कोचिंग के अलावा कुछ भी अलाउड नहीं है। ऑफर अच्छा लग रहा था बेटा, बिंदल पेपर A4 जिनका आता है मुजफ्फरनगर, हाँ जी। वो ऑफर दे रहे हैं जी पार्टनर बन जाओ। बने कैसे बेटा? तो इस केस में अनऑफिशियल चलते हैं, ठीक है जी। जो भी प्रॉफिट होगा उसका 5% आप मुझे प्रोवाइड कर देना। टैक्सेशन सारा मैं संभाल लूंगा, टैक्सेशन सारा मैं संभाल लूंगा। तो मैं लीगली रिकग्नाइज पार्टनर थोड़ी ना हूँ। हाँ जी। कल को अगर उसने मुझे 5% कुछ नहीं दिया तो मेरा कोई क्लेम थोड़ी ना है। हम तो वर्ड ऑफ माउथ पे चल रहे हैं। जी सर। तो कल को आप भी प्रैक्टिस में आओगे, आपका भी क्लाइंट कहीं ना कहीं आपको ये भी ऑफर दे देगा कि जी मेरे सारे टेंशन आप संभाल लो, कुछ परसेंटेज आप लेते रहना। तो ठीक है जी। तो आप ऑफिशियली रिकग्नाइज नहीं हो बेटा। ऑफिशियली रिकग्नाइज तो जैसे हम 12 पार्टनर हो गए सीमेंट एसोसिएट में, अब तो 11 रह गए बेटा, डेथ हो गई कि, देन इन दैट केस वो तो लीगली रिकग्नाइज है। कई जगह जो ऑफिशियली नहीं होता, वर्ड ऑफ माउथ पे चल रहा होता है, वो नहीं लेना यहाँ पर। यहाँ पर क्या लेना है? लीगली रिकग्नाइज पार्टनर। डिफरेंस समझ में आ गया ना बेटा? हाँ जी Yes, सर। वर्ड्स के ऊपर एम्फेसिस है और कुछ नहीं है। नंबर 3, आप और मैं मेंबर ऑफ सेम फैमिली हैं। इफ दे आर मेंबर ऑफ सेम फैमिली, फैमिली भी डिफाइन करवा दूं यहीं पे, सेक्शन 2 में डिफाइन कर रखी है। हाँ जी सर। खत्म करूं ना? सेक्शन 2 क्लॉज 49 ऑफ CGST एक्ट में फैमिली में कौन कौन आएगा। मैं अपनी फैमिली की बात करूं तो कौन कौन आएगा। फैमिली मीन्स मेरी स्पाउस आ जाएगी। फैमिली मीन्स बेटा मेरे बच्चे आ जाएंगे। फैमिली मीन्स मेरे पेरेंट्स आ जाएंगे, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स आ जाएंगे, मेरा ब्रदर, मेरी सिस्टर, और ये तब आएंगे, ये लास्ट वाले, जब ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट होंगे। ग्रैंड पेरेंट्स में याद रखना दोनों साइड के हैं। दोनों साइड के मतलब पैटर्नल दादा दादी ना, और मैटरनल नाना नानी। ग्रैंड पेरेंट्स सर। ग्रैंड पेरेंट्स दो साइड से होते हैं ना। अरे एक पापा की साइड से, एक मम्मी की साइड से। ओके पता नहीं है। ओके। पापा की साइड वालों को बोलते हैं पैटर्नल, सर जी सर समझ में आ गया। वो भी आ जाएंगे। मम्मी की साइड वाले वो भी मैटरनल। आ जाएंगे। कोई दिक्कत हो दादा दादी नाना नानी, ठीक है। और वो आएंगे तब जब वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट होंगे। पेरेंट आएंगे तब जब वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट होंगे। ब्रदर सिस्टर आएंगे तब जब वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट होंगे। स्पाउस चाहे डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, हमेशा फैमिली का पार्ट है। चिल्ड्रन चाहे डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, हमेशा फैमिली का पार्ट है। ठीक है। यस सर। तो मैंने अपनी वाइफ को बेटा कोई टैक्स एडवाइजरी सर्विसेज दी, उनकी भी तो एनबीएफसी चल रही है। हाँ जी। मैंने अपनी वाइफ को, मैं सीए इन प्रैक्टिस, वैल्यूएशन तो मेरी भी हो रही है ना, तो मैंने अपनी वाइफ को क्या करी है बेटा, सर्विसेज दी है, टैक्स कंसल्टेंसी सर्विसेज दी है। वैल्यूएशन तो होगी सेक्शन 15, 15(1) लगेगी या 15(4) लगेगी? 4 लगेगी सर। 4 क्यों? Related रिलेटेड पार्टी हो गया। ट्रांजेक्शन है, क्योंकि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है। और फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है 15(1) का, पार्टी अनरिलेटेड होनी चाहिए। यस सर। सर जल्दी जल्दी हो रहा है, भागम भाग हो रही है। कुछ नहीं, धीरे धीरे। भाई वाइफ रिलेटिव की डेफिनेशन में है ना, फैमिली की डेफिनेशन में है। यस सर। तो मैं अपनी वाइफ को सर्विसेज दे रहा हूँ। सर्विसेज ये नहीं घर का खाना बना रहा हूँ, सफाई कर रहा हूँ। सर्विसेज उनकी अपनी एनबीएफसी है, तो कहीं ये लग जाए आपको, उनकी अपनी एनबीएफसी है। उनको मैं बेटा क्या कर रहा हूँ, उनकी जीएसटी की सर्विसेज मैं दे रहा हूँ, रिटर्न में क्या कर रहा हूँ, फाइल कर रहा हूँ, और कोई टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो वैल्यूएशन तो होगी बेटा। वैल्यूएशन इस केस में 15(1) नहीं लगेगी, 15(4) में जाएगी। चलो रिवाइज करते रहो। पहला, अगर हम एक दूसरे के बिजनेस में ऑफिसर डायरेक्टर हैं। नंबर 2, अगर हम लीगली रिकग्नाइज पार्टनर हैं। नंबर 3, इफ दे आर मेंबर ऑफ सेम फैमिली। नंबर 4 आपका ये पॉइंट बहुत बढ़िया लगता है बेटा आपका, दे आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। ओ हो,
एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन को क्या मान रखा बेटा जीएसटी में? रिलेटेड पर्सन। वो अलग बात है, ये पॉइंट थोड़ा सा बेटा यूजलेस हो जाता है क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन के ऊपर जीएसटी नहीं है, शेड्यूल 3 में पढ़ाऊंगा। एम्प्लॉयर आपने एम्प्लॉय करवा दिया रिलेशन के ना? ऊपर जीएसटी नहीं है, शेड्यूल 3 में पढ़ेंगे इस चीज को बेटा। पर फिर भी एक बात याद रखना, एक जगह जाके फंसोगे तो याद आएगा, मैं वैल्यूएशन पूछूंगा इसकी कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 50,000 से ऊपर की गिफ्ट दी है। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 50,000 से ऊपर की गिफ्ट दी है, इसके ऊपर जीएसटी लगता है। अभी आप याद करना, लॉ में लिखा हुआ है 50,000 तक की गिफ्ट है जीएसटी नहीं, 50,000 से ऊपर की गिफ्ट है तो जीएसटी लगेगा। तो आपसे मैं पूछूंगा कि इसकी वैल्यूएशन कहां पर होगी, तो आप भूल चुके होगे बेटा उस टाइम तक। फिर मैं आपको पकड़ पकड़ के याद दिलाऊंगा कि बेटा ये ना आपका रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होती है और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन 15(4) में जाती है और 15(4) की वैल्यूएशन कहां से कहां तक होती है? 27 से लेके 35 तक। हाँ करो, हाँ सर। हाँ करते रहा करो। टोटल 8 पॉइंट है, 4 हो गए, 4 को अलग कर लो, अगले 4 अलग कर लेंगे। नंबर 1, एक दूसरे के बिजनेस में ऑफिसर डायरेक्टर। नंबर 2, लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर। नंबर 3, मेंबर ऑफ सेम फैमिली। नंबर 4, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। अब जरा 5, 6, 7 सुनने पे ध्यान देना, 5वां, 6ठा, 7वां हम दोनों एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं। 5वां, 6ठा हम दोनों किसी थर्ड पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं। 7वां कोई थर्ड पर्सन हम दोनों को कंट्रोल कर रहा है। सुना? यस या सर। तो हम दोनों एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं, या हम दोनों को कोई तीसरा कंट्रोल कर रहा है, या हम दोनों किसी तीसरे को कंट्रोल कर रहे हैं। Like associated enterprises. शुक्र है, तो लिखे हम इसको। जी सर। चलो 5वां लिखो जी। वन ऑफ देम कंट्रोल द अदर। कंट्रोल डिफाइन करा नहीं नालायकों ने, किस सेंस में देखें। अब कंट्रोल का क्या मतलब है, डिफाइन नहीं कर रखा। तो हो सकता है ग्रुप कंपनी की बात कर रहे हो। नेक्स्ट, बोथ कंट्रोल बाय थर्ड पर्सन। नेक्स्ट, थर्ड पर्सन कंट्रोल। टुगेदर दे कंट्रोल थर्ड पर्सन, है ना। ये दोनों मिलके किसी थर्ड पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं। ये ग्रुप कंपनी पे लगती होंगी ये चीजें। 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां, 25% या उससे ज्यादा शेयर्स क्या कर रखे हैं, हेल्ड कर रखे हैं एक दूसरे के बिजनेस में। होल्ड 25% और मोर वोटिंग शेयर इन वन अनदर बिजनेस। कहां से कॉपी करिए डेफिनेशन? डिविडेंड। कस्टम। कस्टम में रिलेटेड पार्टी की सेम डेफिनेशन है। वहां 25 की जगह बस 5 है, वहां पर भी 8 पॉइंट है, वहां 25 की जगह बेटा 5 है। ठीक है ना। ओके। ये 8 पॉइंट याद कर लो। नंबर 1, एक दूसरे के बिजनेस में ऑफिसर डायरेक्टर, लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर, मेंबर ऑफ सेम फैमिली, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। 4 अलग कर लो, आखिरी के 4 एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल है, दोनों थर्ड पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन इन दोनों को कंट्रोल कर रहा है, या एक दूसरे के बिजनेस में 25% या उससे ज्यादा क्या है बेटा आपके वोटिंग शेयर है। इन 8 केसेस में आप रिलेटेड पार्टी मान लिए जाएंगे। वैल्यूएशन आपकी कहां से गवर्न होगी बेटा? 15(4) से गवर्न होगी। वैल्यूएशन आपकी 15(1) से गवर्न ना होके 15(4) से क्या होगी साहब, गवर्न होगी। एक इसी के नीचे बेटा डेफिनेशन में इसी के नीचे एक नोट डाल देना। जो ये सोल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं या सोल सेलिंग एजेंट, सोल सेलिंग एजेंट के ऊपर तो आई थिंक कंपनीज एक्ट में चैप्टर है क्या? जो ये सोल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं या सोल सेलिंग एजेंट जो होते हैं, ये डीम टू बी रिलेटेड है, ये भी रिलेटेड मान लिए जाएंगे। ऊपर के 8 क्राइटेरिया में ना भी आए तो भी ये रिलेटेड है। नहीं समझ में आया? आगे सर। इसका एग्जांपल देता हूं।
ये नहीं आती हेवल्स की लाइट, हम्म, कंपनी का नाम नहीं पता, हेवल्स लाइट लिमिटेड कर रहा हूं, ठीक है। ये है सिंगला इंटरप्राइज दिल्ली, ये इसके सोल डिस्ट्रीब्यूटर हैं। दिल्ली में जितनी भी लाइट बिकेंगी हेवल्स की इसके थ्रू जाएंगी, डायरेक्ट हेवल्स कंपनी डील नहीं करेगी। हेवल्स तो किसको बेच देगी, सिंगला इंटरप्राइज को, और सिंगला इंटरप्राइज इसको आगे क्या करेगा बेटा, फिर सोल्ड आउट करेगा सब डिस्ट्रीब्यूटर्स को, दुकानदारों को, होलसेलर को, जो भी होगा वो उसकी टेंशन है। हेवल्स तो केवल किससे टाई अप कर रखा है बेटा, उसने सिंगला इंटरप्राइज से टाई अप कर रखा है। अब सिंगला इंटरप्राइज ऊपर के 8 पॉइंट में कहीं कवर नहीं हो रही, ऑफिसर डायरेक्टर नहीं है, सेम फैमिली मेंबर, लीगल रिकॉग्नाइज पार्टनर, एम्प्लॉय, ऐसा कुछ है ही नहीं बेटा। पर ये भी क्या माने जाएंगे, दोनों आपस में रिलेटेड। रिलेटेड। फर्क क्या पड़ेगा, ये जो वैल्यूएशन होगी कहां पर जाएगी, 15/4। 15/4 में। वेरी गुड। क्रक्स क्या निकल के आ गया फर्स्ट एनालिसिस का, याद रखना एनालिसिस 1 चल रहा है सेक्शन 15 का, बायर एंड सेलर शुड नॉट बी रिलेटेड। क्या क्रक्स निकल के आया, अगर बायर सेलर रिलेटेड है तो वैल्यूएशन कहाँ होगी 15/4, और अगर अनरिलेटेड है तो 15/1। 15/1 लिख दूं क्रक्स। हाँ जी बेटा। यस सर। Yes, sir. सप्लायर एंड रिसिपिएंट आर रिलेटेड पार्टी और नॉट रिलेटेड। अनरिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी है तो 15/4। वैल्यूएशन शैल बी मेड अंडर सेक्शन 15/4 रेड विद CGST रूल, है ना। अनरिलेटेड है तो 15/1 सब्जेक्ट टू 15/2 और 15। बहुत बढ़िया। सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट गिवन अंडर सबसेक्शन 2 and 3। यस सर। पूरा लिख देता हूँ, वैल्यूएशन शैल बी मेड अंडर सेक्शन 15(4) रेड विद CGST rules. Valuation shall be made under section 15(1) read with 15/2 और 15/3। 15(2) and 15(3) adjustments. फर्स्ट एनालिसिस में अब आपकी तरफ से जो क्वेरी हो वो पूछो, किसी भी पॉइंट को रिपीट करना हो फर्स्ट एनालिसिस रिलेटेड पार्टी में से यस और नो बेटा, नहीं मैं आगे चलूंगा। नो सर। चले मूव ऑन। तो अब याद रखना, आप डायग्राम में आपने जो पढ़ा है आप बेटा इस पे चल रहे हैं, और इसमें आपने ये वाली कंडीशन पढ़ ली कि बायर और सेलर रिलेटेड नहीं होने चाहिए। क्या होता है रिलेटेड, वो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब सेकंड पे आए सर, पॉइंट नंबर 2 एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। पॉइंट नंबर 2 किसका, डेफिनेशन का, रिलेटेड पर्सन का सर प्लीज। दिस वन, इफ दे आर लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर। यस सर। शिव एंड एसोसिएट में हम 11 पार्टनर हैं एट प्रेजेंट, हमारी प्रॉपर डीड बनी हुई है। तो कल को कोई भी क्लेम हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। ओके सर। लीगली रिकॉग्नाइज है ना, हमारी प्रॉपर डीड है। कई बार क्या होता है, हम पार्टनर तो होते हैं पर लीगली रिकॉग्नाइज नहीं होते, वर्ड ऑफ माउथ पे हो जाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया बिंदल पेपर मिल में, लेटर से उनके बहुत ज्यादा लिटिगेशन होते हैं टैक्स के, उन्होंने मुझे ऑफर दे दी टैक्स की लिटिगेशन आप संभालो, इंटरनेशनल मैटर, टीपी, ट्रांसफर प्राइसिंग के मैटर, जीएसटी और ये सब आप संभाले हैं। तो एक तो ये होता है जी मैं उनको बोल दूं मेरी फीस होगी, मैंने बोला जी फीस नहीं लूंगा मैं, मुझे प्रॉफिट में हिस्सा दो, 5% ही दे दो, करोड़ों की फर्म है बेटा कि मुझे प्रॉफिट में क्या करो, हिस्सा दो। उन्होंने बोल दिया ठीक है जी, आज से आप 5% के पार्टनर आप हैं, पर टेंशन सारी आपकी होगी। पार्टनर का काम क्या हो गया, मैं पार्टनर हो गया, मेरा काम क्या है, उनका टैक्सेशन मैटर संभालना।
और मेरा शेयर कितना हो गया 5%, पर ये कहीं पर भी रिटर्न नहीं है। सर रिटर्न क्यों नहीं है? बीइंग ए सीए इन प्रैक्टिस, मैं कहीं बिजनेस कर ही नहीं सकता। प्रैक्टिस में केवल एकेडमिक अलाउड है, इसके अलावा कुछ भी अलाउड नहीं है बेटा। तो मैं पार्टनर तो हूं पर मैं लीगली रिकॉग्नाइज नहीं हूं। Yes, sir. बिंदल पेपर मिल में मैं Thank you, पार्टनर तो हूं पर मैं लीगली रिकॉग्नाइज नहीं हूं। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. और पूछें। सर प्रैक्टिस में किसी कंपनी के पीटीडी बन सकते हैं? प्रैक्टिस में किसी कंपनी के पीटीडी पार्ट टाइम डायरेक्टर, यस यस नॉमिनी डायरेक्टर हो जाते हैं। ओके सर एक ये ना कंट्रोल वाला सर कंफ्यूज कर सकता है सर। पॉइंट नंबर कंट्रोल वाला तो भाई सब्जेक्टिव मैटर है। अगर मान लो कल को 15% प्रॉपर बता ऑफिसर दिया कह रहे हैं जी कंट्रोल है एक दूसरे के ऊपर, तो वो लगा देगा 15/4, फिर आप प्रूव करो ये कंट्रोल नहीं है, तो लेट द मैटर बी लिटिगेट, जाओ अपील में। पेपर में तो नहीं कंट्रोल जाना डिफाइन पड़ेगा नहीं है ना, कंट्रोल डिफाइन नहीं है। ठीक है। चलिए सेकंड कंडीशन पे आते हैं। सेकंड कंडीशन क्या बोलती थी? 15(1) की सेकंड कंडीशन क्या बोलती थी? प्राइस मस्ट बी द सोल कंसीडरेशन सोल कंसिडरेशन। सेकंड कंडीशन ऑफ सेक्शन 15(1) क्या बोलती थी? ये होता है, इसका मतलब होता है कंसिडरेशन मॉनेटरी टर्म्स में होना चाहिए। दैट इज 100% कंसिडरेशन should be in monetary terms. 100% consideration should be in monetary terms. एक मिनट बेटा, पहले बच्चों वाला एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको इंडस्ट्री से जोड़ूंगा। मेरी बेटा टैक्स की फ़ी लेटर से 10,000, एक बच्चे ने पूरे के पूरे 10,000 रुपये दे दिए। कंसिडरेशन बेटा क्या है ये आपका? 100% मॉनेटरी टर्म्स में। एक बच्चा कह रहा है सर मेरे पास 10,000 रुपये नहीं है, मेरे पास तो 4,000 रुपये हैं और एक मोबाइल है। 4,000 रुपये हैं और एक मेरे पास क्या है जी? मोबाइल है। टीचर भी एक्सपर्ट है, वो कह रहा है दोनों रख जा, 4,000 भी रख जा और ये मोबाइल भी रख जा। ये क्या चीज़ है? कंसिडरेशन पार्शली इन मनी, पार्शली इन काइंड। यस सर, ये है कंसिडरेशन पार्शली इन मनी, पार्शली इन काइंड। तीसरा बच्चा कह रहा है जी कैश तो मेरे पास है ही नहीं, घर वालों ने तो दिया था पर मैं तो उसका लैपटॉप खरीद लाया। टीचर कह रहा है लैपटॉप ही रख जा, वो है 100% इन काइंड। यस सर। 3 तरीके से कंसिडरेशन हो सकता है ना, या तो कंसिडरेशन होली इन मनी, या नंबर 2 पार्शली इन मनी पार्शली इन काइंड, या नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा? होली इन काइंड। यस सर। इन दैट केस 15(1) किसके ऊपर लगती होगी? 100% मॉनेटरी टर्म्स में। अगर पार्शली इन मनी हो गया, पार्शली इन काइंड हो गया, या होली इन काइंड हो गया, वैल्यूएशन कहाँ चली जाएगी? 15/4। और 15/4 बोलता है इन सच अ मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब, वो कहाँ से कहाँ रेफर कर देगा? 27 रूल 27 से लेके 35 के बीच में क्या कर देगा साहब? रेफर कर देगा। तो इसको तो सीधा करक्ट फॉर्म में लिखवाता हूं। 3 सिचुएशन बनेंगी। सिचुएशन 1, डायग्राम फॉर्म में बना दूं? यस सर। कंसिडरेशन पहला होली इन मनी, दूसरा पार्शली मनी पार्शली काइंड, तीसरा बोला करो होली इन काइंड। होली इन मनी सेक्शन 15(1). 15(1) लगेगा।
और इन दोनों में 15/4। रेड विथ CGST रूल 15/4 तो खुद कोई वैल्यूएशन करता ही नहीं, वो तो आगे का रास्ता दे देता है। जाओ जी CGST रूल्स में। अन्ना यस सर। एग्जाम्पल दूं, अब इंडस्ट्री से जोड़ दूं, तो बच्चे वाले ले रहा था मैं। सप्लायर किया मोटर्स, बायर दीपक जैन, किया मोटर ने मुझे क्या दी बेटा? कार सेल्टोस मॉडल। मैंने क्या दे दी इसको अपनी? ओल्ड कार प्लस 15 लाख। होता नहीं कार के बदले कार और कुछ कैश दे देते हैं। हाँ करो बेटा। यस सर। तो हम किसके एंगल से वैल्यूएशन पढ़ रहे हैं? एक तो वैल्यूएशन चैप्टर किया के एंगल से, सप्लायर के एंगल से ना बेटा, किया मोटर के एंगल से। उसने मुझे क्या सप्लाई करी है? सेल्टोस कार। और उसको कंसिडरेशन, ये उसका कंसिडरेशन है ना बेटा। बिल्कुल प्रैक्टिकल इंडस्ट्री की क्वेरी ले रहा हूं मैं। ये उसको कंसिडरेशन में क्या मिल रही है? ओल्ड कार, यानी कि पार्शली इन काइंड, पार्शली इन मनी। यस सर। तो इसकी वैल्यू क्या होगी वो नहीं पढ़ा रहा अभी, बस ये बताओ कौन सी सेक्शन में वैल्यूएशन होगी। 15/4 में। बस। बच्चों वाला एग्जांपल, मोबाइल पुराना दे दिया, नया ले लिया, प्लस पेमेंट कर दिया एक्स्ट्रा। एक्सचेंज ऑफर। एक्सचेंज ऑफर नहीं होते। पुराना LCD दे दिया, नया LCD ले लिया, प्लस प्राइस गैप दे दिया। पुराना माइक्रोवेव दे दिया, नया माइक्रोवेव ले लिया। से यस बेटा। Yes. तो बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल जोड़ रहा हूँ अब। यस सर। ये सारे के सारे किससे गवन होंगे बेटा? 15/4 से। तो आज तो मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा 15/4 पे। आज तो फिलहाल मैं 15/1 और 2-3 पे अटके रहेंगे। अब मेरी तरफ से ये सेकंड कंडीशन भी वाइंड अप हुई। प्राइस मस्ट बी द सोल कंसिडरेशन। इसका मतलब होता है 100% कंसिडरेशन शुड बी इन मोनेटरी टर्म्स। मोनेटरी टर्म्स में है तो 15/1, पार्शली इन मनी, पार्शली इन काइंड हो गया, या होली इन काइंड हो गया, तो लगेगी बेटा आपकी 15/4। टेक योर प्रॉपर टाइम, कोई भी क्वेरी हो इसमें पूछ लो। से यस और नो। नो सर। सर मतलब बोलो सर बोलो। जो हम नॉर्मली ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उसमें तो ज्यादातर एक्सचेंज के ऑफर्स आते ही रहते हैं, उन सभी केसेस में यही लगेगा 15/4 वैल्यूएशन के टाइम सेलर्स के ऊपर। एक्सचेंज के ऑफर में अगर आप फ्लिपकार्ट अमेजोन के थ्रू कर रहे हो हाँ जी। तो एक चैप्टर सेपरेटली पढ़ाऊंगा TCS। अच्छा। अभी आपको ये थोड़ी ना पता है कि अमेजोन अपनी जेब पे बर्डन डाल रहा है, दुकानदार पे बर्डन जा रहा है उसका। हाँ जी। क्या पता आप जो एक्सचेंज कर रहे हो अमेजोन के पास ही रह जाता हो। हाँ ये भी कोई सोनीपत से है? नहीं तो पता। सोनीपत कुंडली से आगे बेटा आपका अमेजोन का बहुत बड़ा वेयर हाउस है। हाँ जी सर। अमेजोन खुद ही एक्सचेंज कर देता है, दुकानदार से टाई अप भी नहीं है इतना। तो वो तो मैं TCS चैप्टर में लूंगा, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। ठीक है सर। ओके। ठीक है ये ऑन ऑफलाइन को कवर करता है फिर? बेटा, ऑनलाइन भी आ जाएगी, पर आप जो एग्जांपल दे रहे हो वो इसमें बैठेगा नहीं। अच्छा। आपने कोई नई साड़ी खरीदी है तो उसको क्या पुरानी साड़ी दे रहे हो क्या आप? नहीं सर, जिससे फोन वगैरह लेते आपको तो नई साड़ी पसंद नहीं आई, आप तो वो वापस कर रहे हो और उसकी जगह दूसरी ले रहे हो। उस एग्जांपल में इसमें फर्क नहीं है क्या? नहीं सर, मैं तो फोन्स की बात कर रही हूँ, जैसे एक फोन की तो देते हैं ना एक्सचेंज में ऑनलाइन पे। फिर बोल दो आप। फिर तो आ जाएगा ना सीधे। सब्जेक्ट टू वो दुकानदार कर रहा हो, आप अमेजोन बेसिकली अपने बिहाफ पे करेगा, फिर कहानी अलग चलेगी। ठीक है सर, ठीक है। चलिए वापस पहुंचता हूं बेटा मैं तेजी से। हम चल रहे हैं सेक्शन 15(1) में। दोनों कंडीशन हो गई। अब बायर और सेलर रिलेटेड नहीं होने चाहिए, प्राइस आपका सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। तो किस वैल्यू के ऊपर टैक्स लगेगा? ट्रांजैक्शन वैल्यू। क्या मतलब होती है ट्रांजैक्शन वैल्यू? इसका मतलब होता है प्राइस
एक्चुअली पेड या पेबल, उधार में है तो पेबल, फॉर सप्लाई, दैट इज इनवॉइस प्राइस, जो इनवॉइस पे नजर आ रहा है, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर सप्लाई, दैट इज इनवॉइस प्राइस। तो बिल के ऊपर जो भी प्राइस नजर आ गया वो आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू है, सिंप्लिसिटी के लिए। इनवॉइस प्राइस इज द ट्रांजैक्शन वैल्यू, जो बिलिंग पे अमाउंट नजर आता है उस अमाउंट को बोलते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू। सर हम तो जान के बहुत कम दिखा देंगे, फिर तो था 1 लाख हम तो 30,000 दिखा देंगे, तभी तो एडजस्टमेंट है बेटा सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 की। आप समझो ना, दिमाग में क्वेश्चन आएगा बीइंग ए ट्रू इंडियन। सर जब इनवॉइस प्राइस को ही ट्रांजैक्शन वैल्यू मान रखा है तो हम तो 1 लाख की ओरिजिनल वैल्यू थी, हम क्यों ना उसको 30,000 रुपये दिखा दें। दिखा दो, कोई मना थोड़ी ना है। आप 20,000 दिखा दो, आप 10,000 दिखा दो, आप 5,000 दिखा दो, लो एडजस्टमेंट करेगा सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 की। इसके लिए तो वैल्यूएशन के ऑडिट होते हैं, कहीं वैल्यूएशन भी गलत तो नहीं बता रहा। ऑडिट चैप्टर मैंने अभी नहीं कराया, उसमें एक वैल्यूएशन ऑडिट पढ़ाऊंगा। तो वैल्यूएशन ऑडिट हो क्यों रहा होगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर जीएसटी लग रही है, और ट्रांजैक्शन वैल्यू अपनी मर्जी की है, इनवॉइस प्राइस है ना। तो बड़े बड़े दुकानदार तो गड़बड़ करेंगे नहीं, जो कार बेच रहे हैं, मोबाइल बेच रहे हैं, वो तो पकड़ में आ जाते हैं फेयर मार्केट वैल्यू से। छोटे मोटे दुकानदार गड़बड़ कर सकते हैं बेटा। यस, तो अभी तो मैं ये कह रहा हूं कि हाँ जी गड़बड़ कर सकते हैं, वो कर लो, लो से कोई दिक्कत नहीं। हम सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 के एडजस्टमेंट करने के बाद जो निकल के आएगा फिर वो आपका क्या निकल के आएगा, फाइनल प्राइस। तो 15/1 मेरी तरफ से कंप्लीटली वाइंड अप हो गई। मैं लास्ट टाइम बोलूंगा और फिर आपकी क्वेरी लेके मैं एडजस्टमेंट की तरफ चल पड़ूंगा। 15/2 15/1 ये बोलती है बायर और सेलर अगर अनरिलेटेड है और 100% कंसिडरेशन मोनेटरी टर्म्स में है तो इनवॉइस प्राइस के ऊपर जीएसटी चार्ज होगी। एक लाइन में बस फुल स्टॉप कर दो, खत्म। बायर एंड सेलर अनरिलेटेड है, 100% कंसिडरेशन मनी फॉर्म में है तो इनवॉइस वैल्यू के ऊपर क्या चार्ज होगी बेटा, जीएसटी चार्ज होगी। एनी इफ्स एंड बट्स? नो सर। नो सर। करें 15/2 की एडजस्टमेंट? यस सर। यस, अब ये है बेटा इस चैप्टर की बैकबोन। अभी तक एग्जाम में अपने रूल्स के ऊपर कुछ नहीं आया, अभी तो वो वैल्यूएशन में जो पूछ रहे हैं 15/2 की ही एडजस्टमेंट आ रही है, इसी में पूछने लायक बहुत है। 15/2 एडजस्टमेंट्स किस चीज में कर रहे हैं ये एडजस्टमेंट्स? ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू में इनवॉइस वैल्यू, Transaction ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। पहली एडजस्टमेंट, 5 एडजस्टमेंट हैं टोटल। पहली ले रहे हैं 15/2A। एनी टैक्स ड्यूटी सेस फी बाय वट एवर नेम कॉल्ड, नाम कुछ भी हो, लेविएबल अंडर एनी अदर लॉ, एनी अदर लॉ का मतलब जीएसटी को छोड़। क्या लिखूं, इज अ पार्ट ऑफ टीवी या नॉट अ पार्ट ऑफ टीवी? ऐड करवाएगा माइनस करवाएगा? सर ऐड करवाएगा। इज अ पार्ट का मतलब ऐड करवाएगा। ये एक तो पहले पांचों का करेक्ट बता दूं, पांचों ही ऐड करवाते हैं, समझने के लिए याद हो जाएगा। एनी टैक्स ड्यूटी सेस फी बाय वट एवर नेम कॉल्ड leviable under any other law other than GST is a part of TV। एग्जाम्पल देता हूं 2-3, फिर आपके समझ में आनी शुरू हो जाएंगी चीजें, क्या कहना चाह रहा हूं बेटा। टोबैको, और एक्चुअल के एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, कोई हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल नहीं है। टोबैको एक ऐसा आर्टिकल है, इस पे पुराना लॉ भी है, और इसके ऊपर जीएसटी भी लगती है।
पान, बीड़ी, मसाला, टोबैको एंड टोबैको आर्टिकल जितने भी आते हैं बेटा ये आपके सारे के सारे बेटा इस पे पुराने लो भी लगते हैं एज यूजुअल, एक्साइज ड्यूटी, वैट, और उसके ऊपर जीएसटी भी क्या होता है साहब, चार्ज होता है। लीकर तो केवल और केवल एक्साइज और वैट चार्ज होता है, जबकि टोबैको के ऊपर दोनों चीजें, पुराने लो भी लगते हैं इसके ऊपर और नया लो भी क्या होता है बेटा इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। कितने टाइप के टैक्सेशन लगते होंगे बेटा इसका तो कैस्केडिंग भी 2-3 बार होता होगा, ठीक है ना। हाँ जी सर। चलो लगना भी चाहिए, नॉनसेंस आर्टिकल है, इतना महंगा कर दो खरीदने वाला भी 50 बार सोचे। अब इसके ऊपर क्या है जी, सेल प्राइस ऑफ टोबैको। आप लिख रहे हो अदर देन टैक्सेस 50 लाख का टोबैको बेचा, टैक्सेस के अलावा है ये बेसिक सेल प्राइस, ठीक है। जी सर। इसके ऊपर लगी एक्साइज, ₹6 लाख की। इसके ऊपर लगा स्टेट वैट, लेटर से ₹4 लाख का। जीएसटी का रेट है 18%, एज्यूम कर रहा हूं, टोबैको का तो शायद 28 ना हो गई। किस वैल्यू पे 18 लगे, 50 लाख पे, 50 + 6 56 पे, या 56 + 4 60 पे, किस वैल्यू पे बेटा जीएसटी लगे, ट्रांजैक्शन लाख वैल्यू पे। क्या मानी जाए, 50 लाख या 56 लाख या 60 लाख, 60 लाख। क्यों। पार्ट ऑफ फर्स्ट एडजस्टमेंट दोबारा पढ़ो, फर्स्ट एडजस्टमेंट दोबारा। एनी टैक्स, ड्यूटी, सेस, फी बाय वट एवर नेम कॉल्ड लेविएबल अंडर एनी अदर लॉ इज अ पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो पहले अगर मैं आपसे पूछूं ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी है, एक्साइज सेल प्लस ट्रांजैक्शन वैल्यू है इनवॉइस वैल्यू प्लस ऐड कर दो एक्साइज प्लस ऐड कर दो वैट। ये किसके कारण ऐड हुए, सेक्शन 2A सबसेक्शन 15(2)(a) के कारण। तो वैल्यू क्या मान ली जाएगी, 60 लाख। 60 लाख का टैक्स देना है या 60 लाख पे टैक्स देना है, 60 लाख पे पे टैक्स ना। 60 लाख पे देना है। क्या रेट है, 18%। यस सर। मान लो बेटा इंट्रा स्टेट है, प्रैक्टिस करते रहो ना। ठीक है, पे कब तक करना होता है ये, 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। अगले महीने की 20 तारीख तक। क्लियर। यस सर। एग्जाम्पल 1 में कोई दिक्कत, जल्दी बोलो बेटा, नो सर। करना जरा सॉल्व। सर ये रिवर्स चार्ज में आएगा ना, हाँ जी, रिवर्स चार्ज में आएगा ना। टोबैको उसमें गुड्स वाला, हाँ हाँ अगर मैन्युफैक्चरर है तो रिवर्स चार्ज, ओके। टोबैको लीव्स तेंदू वो वाला। हाँ हाँ चलो एग्जाम्पल 2, बेसिक सेल प्राइस ऑफ टोबैको। बेसिक सेल प्राइस का मतलब अदर देन टैक्सेस, 10 लाख। एक्साइज 20%, वैट 12.5%, कंप्यूट असेसेबल वैल्यू एंड जीएसटी लायबिलिटी। अमाउंट में दे रखा हो तो बच्चा कहीं नहीं फंसता, कोई परसेंटेज में हो तो पहले कौन सा लगे, दूसरा कौन सा लगे, तीसरा कौन सा लगे, और कौन सा किसके ऊपर लगे। दिक्कत समझ में आ रही है। सर यस सर। पहले एक्शन करें शुरू। यस यस सर। बेसिक सेल प्राइस बोलो, 10 लाख। सबसे पहले लगती है एक्साइज, ये ए है, ठीक है।
क्या रेट है एक्साइज का? 20% है। 20% किसका? 10 का। सेल ए प्राइस। का। 2 लाख। इसके बाद लगता है वैट, क्या रेट है? 12.5। किसका? बी का। है ए प्लस बी का। हाँ ए प्लस बी का सॉरी। 12 लाख का 12.5% निकालो बेटा। 12 लाख का 1.5 लाख। 12.5%। 1.5 लाख। हम्म? 1.5। मैं बोल सकता हूँ यहाँ की ट्रांजैक्शन वैल्यू बोलो। यस यस सर। अब इसके ऊपर क्या लगेगा? जीएसटी। इंट्रा स्टेट सप्लाई मान रहा हूँ। कितना कितना परसेंट? 9%। बोलें, जल्दी बोलें। 1,21,500। 9% आ रहा है ना ये? यस सर। अगले महीने की 20 तारीख तक डिपॉजिट होगा। क्लियर? क्लियर? यस सर। एग्जाम्पल 3, स्पाइस जेट या जेट एयरवेज, कोई भी नाम ले लो, प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। स्पाइस जेट, जेट एयरवेज प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बेसिक फेयर, टिकट पे चेक करना, कई ड्रामे होते हैं। एयर टिकट पे सर लेटर से 8,000। पैसेंजर टैक्स लेटर से 2,000। स्टेट गवर्नमेंट लगाती है ये। और भी चीज़ें लगती हैं, यूज़र डेवलपमेंट फ़ी, पैसेंजर डेवलपमेंट फ़ी, वो मैं बाद में लूँगा। फिलहाल मेरा फोकस तो अभी यहीं पे है। रेट ऑफ जीएसटी, सर्विस है बेटा, ये सर्विस का रेट कितना परसेंट है? 18। किसके ऊपर 18? 8,000 का 18 या 8 + 2 10,000 का 18? विद लॉजिक बताना। 10,000 का 18%। क्यों? तो ट्रांजैक्शन वहाँ पे एनी टैक्स। Any duty, tax, cess, fee by whatever name called leviable under any other law is a part of टीवी TV। टीवी तो TV कितनी मानी जाएगी? 10। 1000। GST 1,800। सीधा GST लिख रहा हूँ बेटा मैं। हाँ ठीक है ना? यस सर। वो अलग बात है, इंट्रा स्टेट होगा तो CGST SGST, इंटर स्टेट होगा तो IGST। सर आपने 10,000 का 10 लाख लिख दिया। अच्छा 10 लाख लिख दिया बेटा। क्लियर? यस सर। एक सर्कुलर आया बेटा बड़ा जबरदस्त, आना भी चाहिए था ये। आपकी ओपिनियन लेता हूँ कि आप कैसे इंटरप्रेट करोगे इस लाइन को। एनी टैक्स ड्यूटी सेस फी बाय वट एवर नेम कॉल्ड लेविएबल अंडर एनी अदर लॉ को समझना। सर्कुलर नंबर याद कर लेना बेटा, ये पता नहीं क्यों लग रहा है कहीं ये ना आ जाए इस बार। सर्कुलर नंबर 50/2018, सर्कुलर नंबर 50/2018। ये तो था बेटा आपका TCS के रिगार्डिंग, ऐसी ही है बेटा। क्या कहता है बेटा ये सर्कुलर नंबर 50/2018? एक टैक्स कलेक्शन एट सोर्स होता है इनकम टैक्स एक्ट में। अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 अंडर सेक्शन 206C TCS
बेटा कंफ्यूज मत कर जाना है, टीसीएस आपका जीएसटी में भी होता है, ऑनलाइन परचेजिंग के ऊपर टीसीएस, ये अलग चीज है, वो अलग चीज है। हाँ, ठीक है सर। तो एक बार थोड़ा सा ऑफ ट्रैक आपको इनकम टैक्स पे लेके चलता हूँ, फिर आपको मैं कहानी पे वापस ले आऊंगा बेटा कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। बिल्कुल ऑफ ट्रैक लेके चल रहा हूँ। एक्चुअल में कहां कहां लगता है ये टीसीएस? सेल ऑफ कार के ऊपर रेट है 1% टीसीएस। परचेज ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर रेट इसका 1% है बाय एंड लार्ज हर जगह, 1% टीसीएस। टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, ऐसे कुल मिला के 7-8 केसेस हैं जहां पर इनकम टैक्स में क्या लगता है बेटा? टीसीएस लगता है। अब मैं एग्जांपल से जोड़ना शुरू करूं कि कैसे चलता है सिस्टम ये इनकम टैक्स में। ये है बेटा सप्लायर ऑफ कार, कौन सा एग्जांपल? किया मोटर ही ले लूं। सर ये क्या लेता है? परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी खरीदो ना बेटा, यस तो सर। परचेजर 1% टीसीएस काट लेता है। ओके सर। फॉरेन टूर, ये तो मैं भूल ही गया, 1% ये दिया था। ऐसे कुल मिला के 7-8 केस है बेटा। हाँ? किसी एक केस को बेस ले लेता हूं, फिर आपके समझ में आएगा और इसका पर्पस भी आपके समझ में आ जाएगा कि गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है। ये किया मोटर सप्लायर हो गया बेटा, और एक बार भूल जाना कि मैं कोई सीए हूं। नॉर्मल चलते हैं अपना ऐसे ही। दीपक जैन बायर, इसने इसको कार बेची, राउंड फिगर रखो 10 लाख, 18% की आइटम है, टोटल 11,80,000। ये बिलिंग कर दी इसने। प्रैक्टिकली क्या होता है, अब ये इससे टैक्स कलेक्ट करेगा सप्लायर, बायर से टैक्स कलेक्ट करेगा, नाम ही समझो ना, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। एक तो टीडीएस होता है कि जो पेमेंट पे कटता है, एक टैक्स कलेक्ट करता है। सप्लायर किससे कर रहा है बेटा? ये बायर से क्या कर रहा है बच्चे? टैक्स कलेक्ट कर रहा है। मेरे एग्जांपल में ये कितना कलेक्ट करेगा टीसीएस? $10 लाख का 1% 10,000। ये टीसीएस इनकम टैक्स वाला है, मैं बार बार फोकस ले रहा हूं। सेक्शन 206C। कुल मिला के बता सकते हो दीपक जैन टोटल कितनी पेमेंट करेगा? टोटल पेमेंट मेड बाय दीपक जैन टू किया मोटर 1190। 1180 तो देने हैं, 10,000 टीसीएस के भी तो देने हैं। और ये बेटा किया मोटर ये 10,000 रुपये क्या करवा देगी? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करवा देगी, जिसका बाद में मैं क्या क्लेम कर लूंगा बेटा? अपने टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट कर लूंगा। यस सर। दीपक जैन के 10,000 रुपये गए हैं ना। Yes, यस sir. सर। और अगर दीपक जैन 10,000 रुपये देने से मना कर दे, मैं तो नहीं दे रहा, किया मोटर से मैं कार नहीं बेच रहा, मैंडेटरी है। समझ में आ रहा है? यस Yes, सर। sir. यानी किया को अपनी जेब से देने पड़ जाएंगे बेटा, ये ध्यान रखना है। तो ये मैंडेटरी प्रोविजन है। इससे गवर्नमेंट का क्या पर्पस सोल्व हो रहा है भाई? इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, जीएसटी भूल भाल जाना सब। ये 10,000 रुपए किया मोटर ने ले लिए और ये गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवा दिए, और ये 10,000 रुपए मेरी लाइबिलिटी से एडजस्ट हो ही जाएंगे। और जब एडजस्ट ही हो रहे हैं तो ले भी क्यों रहे हैं? रिकॉर्ड हो रहा है गवर्नमेंट के उसमें, क्या ये प्राइस गवर्नमेंट देखा के था? रडार पे आ गया नालायक। रिकॉर्ड हो 10-10 लाख की गाड़ी परचेज कर रहा है, रिटर्न भी फाइल कर रहा है, नहीं कर रहा है। यस सर। यस सर। इसलिए मैं कह रहा था एक बार दीपक जैन को, सीए को भूल भाल जाना कि मेरी तो रिटर्न जा रही है ना बेटा प्रॉपर। यस सर। सर ये रिटर्न भी फाइल कर रहा है, नहीं कर रहा है? फॉरेन टूर पे जा रहे हैं, उस पे भी तो टीसीएस है। जी सर। अब तसल्ली से घूमना, जो फॉरेन टूर पे जा रहे हैं, खर्चे उस अकाउंट से दिखाना जिस अकाउंट की रिटर्न जारी हो। ये इनकम टैक्स के रडार पे हैं सर, हम तो बताएंगे ही नहीं इनकम टैक्स को। और भाई तू ना भी बता, फॉरेन और जो टूर एंड ट्रैवल वाला है वो बताएगा जिसके थ्रू आप पैकेज ले रहे हो, क्योंकि वो आपसे 1% क्या ले रहा होगा? टीसीएस। यस समझ में आ सर। रहा? आ गया सर।
फिर आपके दिमाग में ये भी आएगा सर पता नहीं उसने जमा कराया हो या ना कराया हो, ऑनलाइन नजर आता है ट्रेसिस AS26 जी सर। जो प्रैक्टिकल कर रहे होंगे उनके समझ में आ रहा होगा। ट्रैवल कंपनी के थ्रू जाओ ही मत। ट्रेसिस में नजर आता है ना, जी सर। जी सर। इतना हमारा जमा हुआ है। फिलहाल इनकम टैक्स समझ में आ गया। जी सर। ये ट्रांजैक्शन पकड़ने का तरीका है कि इनकम टैक्स के क्या आ जाए बेटा, रडार पे आ जाए। अब 10,000 रुपए TCS जाएगा तो बेटा एओ को इंटीमेशन रहेगी कि इस नालायक का 10,000 का क्या गया है, TCS गया है। वेट करो ये रिटर्न फाइल कर रहा है नहीं कर रहा है। रिटर्न फाइल कर दी तो ठीक है, नहीं रिटर्न फाइल करी चिट्ठी आ जाएगी, लेटर आ जाएगा। आप ही के बैच में से आया था, दूसरे बैच की करी थी। हाँ बोले बेटा सर एक क्वेश्चन था, एक इनकम टैक्स का पूछना, GST का नहीं। इनकम टैक्स के पूछना सर। हाँ प्लीज। अगर कोई भी बंदा है, मतलब वो अगर फॉरेन टूर पे फॉरेन कंपनी के थ्रू जाए, नहीं डायरेक्टली अपनी टिकट वगैरह करा के चला जाए, फॉरेन टूर पे विदाउट ट्रैवल एजेंसी के थ्रू चला जाए, अगर डायरेक्ट अपनी टिकट करा के। अच्छा आप ये कह रहे हैं कि टिकट हमने करा ली, बाद हाँ जी, में हाँ बुक जी। करते रहेंगे। हाँ जी हाँ जी हो जाएगा, फिर बच जाओगे। हाँ जी हाँ जी TCS में नहीं आओगे ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी फिर तो आप टिकट बुक करा रहे हैं, ऑनलाइन होटल बुक करा रहे हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है, यस सर। चले आगे। जी सर। चलो जी, ये आपका हो गया प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अब किसी के GST में दिक्कत समझ में आ रही हो, और ये सर प्रॉपर ऑफिसर ने क्या बोला होगा? 10,000 ऐड करें। एनी टैक्स, ड्यूटी, सेस, फी, ये टैक्स है। TCS इज नॉट टैक्स, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। यस सर। ठीक, वो कह रहा है कि भैया ट्रांजैक्शन वैल्यू है 10 लाख नहीं मानी जाएगी, 10 लाख में ऐड करो 10,000, 10 लाख 10,000 और उसके ऊपर 18% GST निकालो। हाँ जी। प्रॉपर ऑफिसर क्या कह रहा है? 15(2)(a हम क्या करेंगे, ये 10,000 रुपए को किस में ऐड करेंगे? हम 10,000 रुपए ऐड करेंगे किसके अंदर साहब? ट्रांजैक्शन वैल्यू निकालने के लिए सेल प्राइस के अंदर 10 लाख प्लस TCS 10,000, क्योंकि 15(2)(a क्या बोलता है? एनी टैक्स, ड्यूटी, सेस, फी लेवेबल अंडर एनी अदर लॉ इज अ पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू। से यस और नो? यस सर। अब इसके ऊपर सर्कुलर आया, पहले आपकी ओपिनियन लूं, ट्रांजैक्शन वैल्यू 10 लाख ही होनी चाहिए या 10 लाख 10,000? सर 10 लाख ही होनी चाहिए सर। तो 10 लाख ही होनी चाहिए। जो भी होनी चाहिए वो क्यों होनी चाहिए? सर 10,000 तो वापस मिल जाएगा ना उसको, रिटर्न फाइल करेगा। एक तो लॉजिक ये ठीक है, चलो जी 10,000 रुपए तो इसको वापस मिल रहा है जब वो रिटर्न फाइल करेगा। फिलहाल तो मैं एक बार आंसर लिखवा दूं, जो आपने बोला है वो बिल्कुल ठीक बोला है। TCS अंडर इनकम टैक्स एक्ट, क्या लिखूं? बोलो। इज नॉट अ part of this. नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू। TCS under income tax act is not a part of transaction value। ये बोला है किसने बेटा? सर्कुलर नंबर 50/2018 ने। तो इस केस में ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी रहेगी? कितनी थी? 10 लाख थी, 20 लाख थी? 10 लाख 10 लाख 10। लॉजिक जो जो मुझे समझ में आते हैं 3-4। पहला, एक तो बेटा ये आपका टैक्स कलेक्शन एट सोर्स तो है, पर बायर को क्या मिल रहा है बेटा? इसकी एडजस्टमेंट मिल रही है, अपनी टैक्स लायबिलिटी से सेट ऑफ कर लेगा वो। एक तो ये, दूसरा इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, और जो हम पढ़ रहे हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हैं। तो डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में कैसे जुड़ जाए? यस सर। नहीं, यस सर। एक कॉन्सेप्ट सुना आपने, एडजस्टम जनरिस। यस सर। A word get color from his associated word. Plant and machinery, plant and tree. Yes, यस sir. सर। यस सर। सुन भी तो नहीं रखा ना लायकों ने। Yes, प्लांट sir. एंड मशीनरी, प्लांट एंड ट्री, कॉमन वर्ड है प्लांट। यस तो सर। जब मैं प्लांट एंड मशीनरी की बात कर रहा हूँ तो उस प्लांट में क्या पेड़ पौधे की बात हो रही है? नो सर। मशीनरी के रिगार्डिंग, टेक्सटाइल प्लांट, केमिकल प्लांट। और जब मैं प्लांट एंड ट्री की बात कर रहा हूँ तो उस प्लांट में मशीनरी की बात नहीं हो रही, पेड़ पौधे की बात हो रही है। यस सर। इसको बोलते हैं एडजस्टम जनरिस। यस सर। तो शायद यही चीज सर्कुलर ने भी दिमाग में रखी होगी। Yes, ये sir. टैक्स, ड्यूटी, सेस, फी जो इनडायरेक्ट नेचर के हैं, ये Yes, उनकी sir. बात चल रही होगी। यस सर। फिलहाल इतना ज्यादा डिटेल में कहीं चले मत जाना, चुपचाप सर्कुलर का नंबर लिख देना 50/2018। TCS अंडर इनकम टैक्स एक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ Okay, ट्रांजैक्शन sir. वैल्यू। ओके सर। 15(2)(a मेरी तरफ से बेटा कंप्लीटली वाइंड अप। आपकी जो जो दिक्कत हो एक एक करके पूछ लो।
सर जो सेल ऑफ कार पे टीसीएस है, एक बार दोबारा बेटा, एक बार दोबारा बोलो। सेल ऑफ कार पर टीसीएस है, हमने भी ली थी 8 लाख तक की, उससे तो नहीं था। कितने की है बेटा? 8 लाख अराउंड। 10 लाख से ऊपर कार पे, 10 लाख से ऊपर मेरी किया सेल्टोस में 1% लगाया बेटा। प्रॉपर्टी में 50 लाख से ऊपर, अच्छा हाँ लिमिट है। फॉरेन टूर में 2 लाख से ऊपर, मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट है इनकी। से ऊपर जाएंगे तो टीसीएस लगेगा। एक और बताऊं मैं आपको, यस सर। तो मैं करंट लॉ बता रहा हूँ, अपना पुराना लॉ चेक कर लेना, कहीं टीसीएस कटा हुआ हो हाँ जी अपने सर। ट्रेसेस में चेक कर लेना, उसमें कटा होगा तो उसमें नजर आएगा। हाँ जी सर। हाँ बता सर वो तो देख लेंगे। ठीक है ना? हाँ जी सर। मैं करंट आज की पोजीशन बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी कार का तब पता चला जब वो 1% और मांग रहा था। ओके ये किस चीज का है? वो नालायक कह रहा है जी ये कुछ होता है आपको नहीं पता। अरे मैं भाई सीए हूँ मैं। फिर उसने समझाया जी टीसीएस है, फिर वो कह रहा है जी मुझे नहीं पता। वेरी गुड सर। फिर आपने समझा दिया होगा सर। ना मेरा क्या मतलब है यार, 15 ले, मुझे पता है कि नजर आएगा मेरे पोर्टल पे। यस सर। एक क्वेश्चन और पूछना है 15 में तो सर टॉप एंड मॉडल लिया होगा। बोले कोई क्वेरी बोले बेटा। सर। मैं एक चीज पूछना चाह रहा था, ये जो टैक्स इनवॉइस होता है उसमें सेलर का जो प्रॉफिट होता है वो भी इंक्लूड होता है, तो प्रॉफिट भी जो टैक्स इनवाइस होता है सेलर का प्रॉफिट इंक्लूड होता है। बहुत बढ़िया, प्रॉफिट भी वैल्यूएशन का पार्ट हो गया है यहाँ तो, बिल्कुल ठीक है, लगना भी चाहिए। और उस प्रॉफिट पे वो टैक्स भी देगा, डायरेक्ट टैक्स भी। इनकम टैक्स, या इनकम टैक्स में खर्चे माइनस नहीं करोगे? हाँ एडजस्ट करेगा, बट वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट ही है सर, उसी में से तो उसकी इनकम जनरेट हो रही है। बिल्कुल है। एग्जाम्पल बना दूं एक एग्जाम्पल बना देता हूँ, आप बेटर समझोगे। मारुति उद्योग लिमिटेड। कहने का मतलब ये है कि प्रॉफिट का कहीं एडजस्टमेंट नहीं है कि प्रॉफिट पे हम उस वैल्यूएशन पे मतलब टैक्स क्यों दें उसको? क्यों ना दे बेटा? हाँ वही मतलब, ये तो उसका प्रॉफिट है। क्यों ना दे? मैं आपके क्वेश्चन को लेता हूँ। फिर जीएसटी किस वैल्यू पे निकाले? आप कह रहे हैं कॉस्ट पे निकालो। कॉस्ट उसका जो सेल प्राइस जो भी है माइनस प्रॉफिट। कैसे माइनस करोगे प्रॉफिट? मेरा 10,000 रुपए की क्लास है, प्रॉफिट कितना है? मैं गुड्स की बात कर रहा हूँ सर, सर्विस में तो हो सकता है एडजस्ट करना पड़े, बट गुड्स की बात कर रहा हूँ। गुड्स में प्रॉफिट कैसे निकालें? तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है प्लस कॉस्ट क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट अपने आप में फेक वर्ड हो जाएगा फिर। अच्छा आपकी बात को चलो मैं बड़ा करता हूँ सर, कॉस्ट देख लो। या कॉस्ट अगर एक सेक्टर में हो तो निकल जाए, जो ट्रेडर हैं 100 रुपए की खरीदी वो 120 की बेचते हैं। ओके इसी के लिए तो फिर आईटीसी भी दे रहे हैं। आईटीसी चैप्टर उसमें ध्यान हो, बेसिक में फिगर इस हिसाब से निकल के आती थी कि टैक्स वैल्यू एडिशन के ऊपर निकलता है। यस सर। बेसिक लेक्चर याद करो भाई। से यस और नो, कॉन्फिडेंस हो तो यस करना, अदरवाइज यस करना मत। भाई मजे की बात तब है जब Yes, sir. 100% चीज समझ में आए। आप कह रहे हैं जी प्रॉफिट के ऊपर क्यों लगा रहे हो? मेरी कॉस्ट 80,000 है, Yeah. प्रॉफिट में 20,000 रुपए कमा रहा हूँ, आप 1 लाख रुपए के ऊपर जीएसटी क्यों ले रहे हैं? आपको परचेज का आईटीसी दे तो रहे हम, और वो फिगर फिर इस हिसाब से एडजस्ट होती है कि केवल वैल्यू एडिशन के ऊपर टैक्स निकल के आता है। और अगर केवल कॉस्ट के ऊपर लेते वो तो मैसअप हो जाता ना। फिर तो जीएसटी जाएगा ही नहीं ना सर। जीएसटी सप्लाई के ऊपर है, और सप्लाई आपने 80 की थोड़ी ना करी है, सप्लाई तो आपने 1 लाख की करी है। ठीक है, ठीक है सर। तो अब एग्जांपल बनाने की जरूरत तो नहीं, नो लीव इट सर। क्योंकि एग्जांपल में यही बना था, कार की कॉस्ट 8 लाख, प्रॉफिट मार्जिन 2 लाख, तो जीएसटी कितने पे लगे? आंसर इज 10 लाख। एक बात और बता दीजिए कि प्रॉफिट मार्जिन को लेकर कोई गाइडलाइन या कोई रेगुलेशन है कि कितना प्रॉफिट आप उस पर ले सकते हैं किसी भी product? नहीं, अपने अपनी मर्जी है, कम्पिटिटिव एरिया है। तो किया कौन कह रहा है मैं decide करता है? 300% Seller या- कमाऊंगा, 8 लाख के ऊपर 300% मैं तो 32 लाख की बेचूंगा। बेच ले भाई, कस्टमरी शिफ्ट हो जाएगा। बट डीलर डिसाइड करता है या कंपनी, या आप ये इससे मैं ज्यादा कैसे प्रॉफिट बताऊं? नहीं लेंगे उस पर? प्रॉफिट तो डीलर हाँ, कंपनी मतलब क्या है ट्रेडिशनल क्या होता है? टैक्स के रिगार्डिंग मेरी क्वेरी पूछो ना बेटा। प्रॉफिट कौन डिसाइड कर रहा है? मारुति कर रहा है, पास्को कर रहा है, अब मुझे क्या पता। ठीक सर, ठीक। सेल प्राइस तो एक मारुति ही फिक्स कर देती होगी ना, सप्लायर, कि ताकि यूनिफॉर्म सेल प्राइस रहे पैन इंडिया। उसमें डीलर के मार्जिन होते होंगे। ओके सर, मेरे से तो टैक्स रिलेटेड पूछे आप। ठीक सर, ठीक। चलूं आगे? जी सर। 15(2)A में कोई और क्वेरी आपकी तरफ से? सब ब्रेक दे 15(2)A, सब ब्रेक दे दीजिए प्लीज। 15(2)B, सब ब्रेक दे दीजिए प्लीज। अब बस बेटा भी दे रहा हूँ आधे घंटे के बाद। ओके सर।
15 टू बी निपटा दूं फिर देखते हैं, ओके सर। फिर जो मेजोरिटी कहेगी वैसे चल लेंगे। एनी अमाउंट incurred by recipient on behalf of supplier, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, any obligation of supplier met by recipient is a part of TV or not a part of TV? Part of Part of TV. ऑब्लिगेशन सप्लायर की थी, डिस्चार्ज रिसिपिएंट ने कर दी। ऑब्लिगेशन सप्लायर की थी, डिस्चार्ज रिसिपिएंट ने कर दी, क्या माना जाएगा बेटा? इज अ पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू। ये सब ट्रांजैक्शन वैल्यू का पार्ट माने जाएंगे। एग्जाम्पल से देता हूं, फिर आप अप्रिशिएट करोगे चीजों को। दीपक जैन क्लासेस, सर्विस प्रोवाइडर, सप्लायर हो गया बेटा मैं। सर्विस रिसिपिएंट किसी भी स्टूडेंट का नाम ले लो बेटा। राहुल नजर आ रहा है, राहुल पांडे स्टूडेंट है बेटा। सर्विस रिसिपिएंट कौन सी सर्विस दी है मैंने? कोचिंग की। कमर्शियल कोचिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर बोलते हैं अपनी सर्विस को। राहुल को मैंने बोल दिया, राहुल बात सुन, 4,000 तो मुझे दे दे, क्योंकि आप पटेल नगर में रहते हैं, अभी मेरा जाना बन नहीं रहा, मैंने संजय फोटो स्टेट को पेमेंट करनी है। पटेल नगर में है ना बेटा? यस सर। मेरे बिहाफ पे 6,000 रुपये उसको दे दे। राहुल कह रहा है ठीक है जी, मुझे तो क्लास से मतलब है, 10,000 देने हैं मैंने, तो आप बताओ क्या करना है। 4,000 रुपये मैंने अपने अकाउंट में ले लिए और मुझे कुछ पेमेंट संजय फोटो स्टेट को करनी थी, वो मैंने राहुल को बोल दी बेटा आप डायरेक्टली क्या कर दो साहब, वहां पर ट्रांसफर कर दो। अब मैं जो बिलिंग करूंगा, दीपक जैन क्लासेस जो बिलिंग करेगा राहुल पांडे को, मैं जीएसटी कितने पे दूं? मेरी बात चल रही है ना बेटा? 4,000 पे या 4 + 6 10,000 पे। 10,000 क्यों? सर, और टोटल तो 10,000 है ना। दोनों ही कंसिडरेशन है सर आपको। ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लायर, ऑब्लिगेशन मेरी थी। यस सर। एनी ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लायर मेट बाय सर्विसेज recipient, any obligation of supplier met by recipient is a part of transaction value। ये सब transaction value का पार्ट माना जाएगा। टीवी कितनी मानी जाएगी? 4+6। प्रैक्टिकली ये पकड़ में कैसे आएगा? क्लास में तो बड़ा अच्छा लग रहा है सर कि राहुल ने 4 यहाँ दे दिए, 6 यहाँ दे दिए, आपका एग्जाम भी निकल जाएगा इसमें। आपको तो 4 + 6 10,000 ऐड करने हैं। सर दूसरी फी, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे पकड़ में आता होगा? आप पीओ हो, कैसे पकड़ोगे इसको? दूसरी तो फी ऑडिट में एयर वैल्यू उसके अकाउंट से 10,000 दे देंगे। तो बाकी सब पकड़ में आएंगे सारी आइटम जीएसटीआर 9C में, उसके डेटा घटने होंगे ना संजय फोटो स्टेट के। यस सर। ओके। माइन्यूटली चीजें ऑडिट में पकड़ में आएंगी। ये आम तो पकड़ भी ना पाए, अगर आम प्योर प्रॉपर ऑफिसर हो तो उसको क्या पता चले, उसको 4,000 ही पता चल रही होगी। एक या तो वो पकड़ेगा, बाकी सब स्टूडेंट 10 पे है, भैया ये 4 पे क्यों है आगे बता। प्रॉपर ऑफिसर के एंगल से सोचो, थोड़ा दिमाग चलाओ बेटा। एकेडमिकली तो हो गया 4 + 6 10,000 खत्म हो गया, एग्जाम का पर्पस भी सोल्व हो जाएगा। पता नहीं आपने क्यों नहीं पूछा, नहीं तो हर बैच में पूछ लेते थे कि हाउ वुड द पीओ केम टू नो। उसको कैसे पता चल रहा है कि राहुल ने 6,000 रुपए किसको दिए हैं? संजय फोटो स्टेट को। पहला कैसे पता चलेगा बेटा उसको? पहला पता चलेगा बाकी सब स्टूडेंट किस पे नजर आ रहे होंगे? 10,000 पे। यस सर। एक सिमिट्री होगी ना फीस की, वो यही 4 पे क्यों है?
इस पे क्वेरी आ जाएगी, क्वेश्चन आ जाएगा बेटा 73 का नोटिस, 74 का नोटिस, आगे प्रूव कर दो बस कि ये 4000 क्यों है। फिर या तो मैं ये बता दूं जी ये एक्चुअल में ही 4 है, मैंने डिस्काउंट दिया है, पुअर कैंडिडेट है बेटा राहुल, अदरवाइज मत लेना, पुअर कैंडिडेट है अदरवाइज मत लेना, बीपीएल है, कुछ भी कोई भी हो बेटा, या तो मैं वो एक्सक्यूज दूं, वो मैं दे नहीं पा रहा, फिर मुझे बताना पड़ेगा सर ये 4 महीने लिए थे और ये 6 महीने क्या करें बेटा, ट्रांसफर करवाए हैं दूसरे के अकाउंट में जिसको मैंने पेमेंट करनी थी, क्योंकि उधर संजय फोटो स्टेट भी तो नीचे हो रहा होगा। जी सर। जी सर। अपनी लाइबिलिटी भी तो कम करूंगा मैं 6 से, यस सर। बुक्स ऑफ अकाउंट में लाइबिलिटी भी तो कम हो जाएगी ना बेटा। सर एक क्वेश्चन पूछूं? तो ये पकड़ में वहां से आएगा। तो बार बार बस एक ही चीज बोलता हूं, लो उनके लिए पढ़ रहे हैं जो लो को कंप्लाई करेंगे, वो बताएंगे। चलो मल्टीपल ट्रांजैक्शन, लाखों ट्रांजैक्शन हुई, एक दो दब भी गई, कोई ना पकड़ पाए बेटा। सर अगर मैं जीएसटी रजिस्टर्ड हूँ तो मैं 4000 की इनवॉइस क्यों लूंगा आपसे 10,000 देके? अगर मैं जीएसटी रजिस्टर्ड हूँ तो, क्योंकि मुझे तो फिर तो मैं आईटीसी 10,000 का ही मिलेगा। दूंगा आपको। अच्छा 10 की देंगे? आप कैसे मान जाओगे, नहीं तो आपका आईटीसी हाँ लैप्स हो वही जाएगा। तो सर, अब आप मान लो राहुल पांडे की जगह क्लाइंट हो और वो भी जीएसटी रजिस्टर्ड हो, वो तो पूरे का, या तो फिर फिर आप। तो आप ये बोलोगे भैया मेरे को इनवाइस पूरा देनी, मेरा आईटीसी लैप्स हो जाएगा, यस सर, यस सर। और फिर तो आप 6000 संजय फोटो स्टेट को भी नहीं दोगे, हाँ नहीं तो आप ये बोलोगे फिर मैं बुक्स में क्या दिखाऊंगा, है ना। ठीक है सर, ओके ठीक है, ठीक है सर। चलूं आगे। यस सर। सर अगर डिस्काउंट देते हैं आप तो डिस्काउंट का बेटा 15/3 के अंदर पूरा डिस्काउंट ही पढ़ाऊंगा ना, 1.5 घंटा डिस्काउंट ही पढ़ाता रहूंगा, ओके ओके सर, पूरा एक लेक्चर डिस्काउंट है, ओके नो इश्यू सर, और अलग अलग टाइप के वैरायटी भात भात के डिस्काउंट पढ़ाऊंगा तुम्हें। ओके सर, बाय 1 गेट 1 फ्री, 2 कोलगेट के साथ क्या आता है वो ब्रश फ्री, यस सर, 2 साबुन के साथ तीसरा साबुन फ्री, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, टाइम पे पता नहीं कितना पढ़ाऊंगा डिस्काउंट में, तो बेटा पूरा 1.5 घंटा लगेगा ना। डिस्काउंट के अलावा बाकी पूछो। ठीक सर, चलूं आगे। जी सर। इसमें भी एक सर्कुलर है बेटा, सर्कुलर नंबर 21/2018, ओपिनियन लेता हूं। डायग्राम बनाओ आपके, फिर समझ में आएगा ये क्या है। एमआरएफ, टाटा लिमिटेड, एमआरएफ एक आइटम बनाता है ब्रेक शू, गाड़ियों में जो ब्रेक लग रही है उसके लिए क्या यूज होते हैं बेटा, ब्रेक शू। यस सर। इसको क्या बोलते हैं सर्कुलर की लैंग्वेज में, ये कंपोनेंट है। गलती से बुक में सर्कुलर पढ़ो तो उसमें वर्ड यूज कर रखा है कंपोनेंट। ये वो किसको दे देता है बेटा, टाटा मोटर्स को, और इससे वो बनाता है बेटा अपना फाइनल प्रोडक्ट। कार वार कहीं पर भी यूज कर रहा हो, इसको नाम दे रखा है उस सर्कुलर में इक्विपमेंट। सर्कुलर की लैंग्वेज ले रहा हूं मैं। आइटम एक्स का क्या नाम है, कंपोनेंट, ठीक, और प्रोडक्ट वाई का क्या नाम है जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा इससे बेटा, ये वाला इक्विपमेंट। सर्कुलर ने इसको नाम दिया कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर। इसको नाम क्या दिया होगा, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। अब होता क्या है, इसको क्या बनाना है जी, एमआरएफ को ब्रेक शू बनाने हैं। इस ब्रेक शू को बनाने के लिए चाहिए मोल्ड्स एंड डाइज। हैव यू हर्ड दिस नेम? यस सर। इस सर्कुलर को सर्कुलर बोल रहा हूं, इस ब्रेक शू को बनाने के लिए क्या चाहिए बेटा, मोल्ड्स एंड डाइज। अब होता क्या है, ये मोल्ड्स एंड डाइज दे दिए इसने, टाटा मोटर ने।
और इसकी वैल्यू है लेटर से ₹1,00,000। इसने अपने चार्जेस बोल दिए कि मैं क्या चार्जेस लूंगा, लेटर से 5,00,000। अब इशू ये था, ये 1,00,000 टीवी का पार्ट हो या ना हो, कोशिश करो लो इज नथिंग, वही लैंग्वेज पाएगी सर्कुलर की। बस इंडस्ट्री अगर आप विजुलाइज कर लो, ये वही लैंग्वेज सर्कुलर की पाएगी जो आप आंसर दोगे। है सर। मैं एमआरएफ, आप अपने आप को पहले तो एमआरएफ की पोजीशन पे लो, क्योंकि वैल्यूएशन आप कर रहे हैं और अपने पे पड़ती है तो समझ में आती है। एमआरएफ और मैं बन जाता हूं जरा टाटा मोटर, आप एमआरएफ हो। टाटा कह रहा है बात सुन, ब्रेक शू बनाता है, हाँ जी मैं ब्रेक शू बनाता हूँ, मेरे लिए भी बनाएगा। एमआरएफ कह रहा हाँ जी हमारा तो काम ही है, ऑर्डर दो, हम तो आपके लिए भी क्या बनाएंगे, ब्रेक शू बनाएंगे। पर ध्यान से, मुझे एक स्पेसिफिक टाइप का ब्रेक शू चाहिए, आम गाड़ी में यूज नहीं करना, मुझे जगुआर में क्या करना है, यूज करना है। सर उसके लिए तो मेरे पास मोल्ड्स एंड डाइज नहीं है। टाटा मोटर कह रहा है टेंशन क्यों ले रहा है, तू हाँ कर बना देगा क्या। एक वर्ड सुना है, खराद का काम है, खराद का, खराद एक वर्ड होता है। हाँ जी सर, हाँ जी, वॉइस ने सुन रखा हुआ है पक्का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, खराद एक वर्ड होता है, मतलब वही कंपोनेंट बन रहा है, बच्चे ऐसे समझेंगी। हाँ जी, हाँ भाई ब्रेक शू बनाता है, हाँ जी बना देंगे सर, पर जो आप कह रहे हो उस वाली तो मोल्ड्स एंड डाइज ही हमारे पास नहीं है। तो टाटा मोटर से कोई दिक्कत नहीं, मोल्ड्स एंड डाइज मेरे पास है, तू मेरे से ले ले, तू अपने चार्ज बता कितने हैं, तू खाली अपने चार्ज बता, लेबर चार्ज कितने हैं। उसने बोल दिया जी मैं तो 5,00,000 रुपए लूंगा, आप अपनी मोल्ड्स एंड डाइज दे दो, मैं बना दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे अपने चार्जेस क्या होंगे, 5,00,000। कहानी सुनी। जी सर। अब दूसरे एंगल से बोलता हूं इस कहानी को। टाटा मोटर सेज, हाँ भाई ये बता मेरे लिए कि ब्रेक शू बना देगा। एमआरएफ सेज, यस सर, हम तो पूरे इंडिया में पॉपुलर हैं ब्रेक शू बनाने के लिए, आप बताओ क्या करना है। ब्रेक शू बनाने हैं, रेट बता, मुझे 1000 पीस चाहिए, रेट बता। रेट बता दिया उसने 5,00,000। सारी टेंशन मेरी है, A to Z, आपको कुछ नहीं करना, आप तो मुझे 5,00,000 रुपए दो और मैं आपको ब्रेक शू बना के दूंगा। ब्रेक शू बनाना शुरू करा, उसके पास अपने बेटा मोल्ड्स एंड डाइज ही खत्म हो गए। अब उसने रिक्वेस्ट कर दी टाटा मोटर को, जी फॉर द टाइमिंग आप क्या कर दो, मुझे मोल्ड्स एंड डाइज प्रोवाइड कर दो, मेरे पास क्या नहीं है, मोल्ड्स एंड डाइज नहीं है। अब उसने कर दिया मोल्ड्स एंड डाइज, टाटा मोटर से ले ले भाई मोल्ड्स एंड डाइज। दोनों कहानियों में क्या डिफरेंस है। पहली कहानी क्या थी, पहले से पता था, एमआरएफ ने पहले ही बोल दिया मैं केवल लेबर दूंगा। हम्म। एमआरएफ ने पहले बोल दिया लेबर केवल मेरी है, अगर आपकी कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन है अलग से मोल्ड्स एंड डाइज दे दो, मेरी टेंशन नहीं है, मार्केट से मैं नहीं खरीद लाऊंगा, आप दे दो तो मैं बना दूंगा, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर रहा, एग्रीमेंट परफॉर्म नहीं कर रहा। दूसरी कहानी में बेटा वो चौधरी साहब बने बैठे हैं, सब कुछ मेरा है, सब कुछ क्या है साहब, मेरा है, आप तो बस अपनी रिक्वायरमेंट बता दो। बाद में फुलफिल करने के लिए क्या मांगने पड़ गए, मोल्ड्स एंड डाइज मांगने पड़ गए। जी सर। बच्चों वाला एग्जाम्पल नहीं है, हैवी लग रहा हो तो नो सर। समझ आ गया। अब आंसर दो क्या होना चाहिए। पार्ट ऑफ टीवी। पार्ट ऑफ टीवी होना ऑलवेज पार्ट ऑफ टीवी, या जब एमआरएफ की ऑब्लिगेशन थी, क्या सर। ऑलवेज आ पार्ट ऑफ टीवी, दोनों ही वाले एग्जाम्पल में पार्ट ऑफ टीवी, यस सर। या जब ये एमआरएफ की ऑब्लिगेशन थी पर डिस्चार्ज कौन कर रहा है इसको, टाटा मोटर। यस सर। क्या कहते हो। सेकंड वाला सर, याद ऑब्लिगेशन रखना फर्स्ट केस में अगर एमआरएफ की ऑब्लिगेशन है मोल्ड्स एंड डाइज की, अगर एमआरएफ की ऑब्लिगेशन है मोल्ड्स एंड डाइज की, पर प्रोवाइड कर दिया टाटा मोटर ने, तो ये 1,00,000 भी ट्रांजेक्शन वैल्यू का पार्ट हो जाएगा। एमआरएफ ड्यूटी 5 + 1 6,00,000 के ऊपर देगा। यस। और अगर एमआरएफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, एमआरएफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, तो इस केस में बेटा मोल्ड्स एंड डाइज इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू, वो तो प्योर अपनी लेबर के ले रहा है 5,00,000 रुपए। ठीक है। एओ जो पकड़ेगा वो पकड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट से कैसा है, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज क्या यूज हुई है। अगर प्योरली लेबर है तो बेटा इज नॉट अ पार्ट ऑफ टीवी। अगर कुछ नहीं लिखा, केवल ये लिखा है जी टूल्स एंड ये लिखा है ब्रेक शू, फिर तो उधर लेगा बेटा 5 + 1 6,00,000 के ऊपर क्या हो जाएगी बेटा, फिर एमआरएफ को जीएसटी पे करनी पड़ेगी। तो लिखें क्या क्रक्स निकलेगा सर्कुलर का, मोल्ड्स एंड डाइज ऑब्लिगेशन ऑफ एमआरएफ, molds and dyes, not the obligation of MRF.
आंसर दो। अगर एमआरएफ की ऑब्लिगेशन थी पर टाटा मोटर ने दी है उसको, तो क्या हो जाएगा? पार्ट ऑफ टीवी। एमआरएफ की ऑब्लिगेशन ही नहीं है, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट है। इज नॉट अ पार्ट ऑफ टीवी। एग्जाम में आया है, यूं का यूं मिलेगा, और एमआरएफ और टाटा मोटर ही मिलेंगे, ये भी प्रॉमिस है। समझ रहे हैं सर। ये हो गया बेटा 15(2)A रेड विथ 15(2)B। केवल हेडिंग बोलो। 15(2)A एनी टैक्स इंटरेस्ट सेस फी लेवेबल अंडर एनी अदर लॉ इज अ पार्ट ऑफ टीवी। हाउएवर टीसीएस अंडर इनकम टैक्स एक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ टीवी। इकट्ठा कर देता हूं ना सर्कुलर लेके। Yes. And number 2, any obligation of supplier met by recipient is a part of TV. In case of molds and dyes, if the obligation of supplier, then is a part of TV. If the supplier obligation is to provide labor only, then not a part of TV. I hope you are getting the issue. यस सर। तो ये है बेटा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी वैल्यूएशन, सेक्शन 15(1), 15(2) और उसकी 2 एडजस्टमेंट बेटा हमने पढ़ ली।